Very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, by 100% सक्सेस सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 10th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी का थर्ड यूनिट। जी हाँ, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट करेंगे आज इसको 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट के साथ। यदि लेकर आना चाहते हो अपने 27 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूरे 100 में से 100 मार्क्स आईटी के एग्जाम में, तो यूनिट 3 से बनेंगे यहाँ पे 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। बहुत ध्यान रखना, जो 4 यूनिट आपकी पार्ट बी में दी गई है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, DBMS एंड मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, पार्ट बी से ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस बनते हैं DBMS से ही। तो आज के सेशन में DBMS में टोटल 4 से 5 जो चैप्टर्स दिए हुए सभी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुका है आज का टारगेट, और इसी अच्छी बात से शुरुआत करेंगे धमाकेदार आज के सेशन की। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाली हूं। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस जिनकी मदद से आप पेपर को फोड़कर आ सकते हो, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है ना जी। चलो तो शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले देखो, अब ये जो चैप्टर 9 की बात मैं यहां पर कर रही हूं, ठीक है। आपकी यदि न्यू बुक है तो उसमें हो सकता है चैप्टर 10 हो या चैप्टर 8 हो। चैप्टर नंबर पे बिल्कुल मत जाना, चैप्टर का नाम देखना, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम DBMS की बात करते हैं ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो CBSE ने भी यही चीज को ध्यान में रखकर बताया हुआ है कि बेटा जी पहले डेटाबेस के बारे में पता तो करो, समझो तो कि होता क्या है, फिर आगे हम पूरी कहानी समझेंगे SQL तक की, जो हमें समझ ही नहीं आती है मैम। आखिर SQL क्वेरीज आएंगी या नहीं आएंगी, आखिर SQL क्वेरीज का क्या लोचा है मैम, DBMS में क्यों इसको पुट कर देते हैं, सारी कहानी आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ आज के सेशन में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। थोड़ा सा लेंदी सेशन जरूर होगा, लेकिन आपके डाउट्स एकदम 100% क्लियर यहां हो जाने वाले। जो आपने अभी तक नहीं समझा होगा या आपको डाउट हो गया, वॉट एवर द रीजन, आपने पढ़ाई कर ली होगी, आपको रिविजन करना है, या आपने अभी तक बुक भी खोल के नहीं देखी, आपके पास नहीं भी है बुक, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। क्योंकि आपको पता है कि इतिहास गवाह इस बात का, हम यहां पर 100 में से 100 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए करना है क्या, उसके लिए आपको एक एक वीडियो लेक्चर्स बहुत प्रॉपरली देखना है 100% सक्सेस सीरीज का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए। उससे पहले दिसंबर के पहले हमें पूरा कोर्स कंप्लीट कर देना है, ताकि आपको इन शॉर्ट एक एक यूनिट के एक एक वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली मिल सके, आप रिवाइज कर सको, आपका जो बैकलॉग है आप उसको क्लियर कर सको, है ना जी। चलो, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी बात कहता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है, जो भी सुनने को मिलता है, वो सभी डेटा के फॉर्मेट में होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ डेटा। आप जो भी उसको दोगे, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इनपुट्स, व्हाटएवर, वो सभी किस फॉर्मेट में जाएगा, कंप्यूटर में सिर्फ डेटा के फॉर्मेट में जाता है। फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। बिल्कुल वैसे ही जब ये डेटा बहुत बल्क में होता है, मींस अगर मैं बात करूं तो आप सोच सकते हो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बिजनेस वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, कितनी सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है। हर एक यूजर इनका यूज करता है, तो हर एक यूजर का कितना डेटा होता होगा जो मैनेज किया जाता है इंटरनेट पर। कभी सोचा है कैसे मैनेज किया जाता है? ये मैनेज किया जाता है सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसको कहते हो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। बेसिकली डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अगर पूछ लिया आपसे डेफिनेशन डेटा की, तो डेटा एक्चुअली होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो पहले क्या होते हैं, जो बेसिकली प्रोसेस्ड नहीं होते हैं, नॉट प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब सिस्टम इसको प्रोसेस कर लेता है तब ये एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में बन जाता है, जिसको कहते हो फिर आप इंफॉर्मेशन। तो डेटा इज मीनिंगलेस बट इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। अंडरस्टूड? तो अब डेटा की यदि बात करूं तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि 3, दीप्ति, 90, 88, 70 आर कंसीडर्ड एज डेटा। मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए और मैंने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बस मैंने इतना लिखा है, इतना बताया कि 90, 80, 40, 63 दीप्ति। अभी मैंने इसको प्रोसेस नहीं किया,
है ना, मैंने इसको सेंटेंस में फॉर्म नहीं किया है। नाउ व्हाट, अगर मैं इसको इस तरीके से अनाउंस करती हूँ लाइक दीप्ति हैज ऑब्टेन्ड 90, 88 एंड 70 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, तो ये अब एक सेंटेंस के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर इसको प्रोसेस करके इस डेटा को डिफाइन किया है। तो आप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो ये था हमारा डेटा जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में था, और जब इसको हमने एक सेंटेंस के फॉर्मेट में बना दिया तो ये एक प्रोसेस्ड डेटा के फॉर्मेट में यहाँ शो हो रहा है, जिसकी कोई वैल्यू है जो बेसिकली मीनिंगफुल है, जिससे आपको कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सिमिलरली बेटा आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पेन नंबर, व्हाटएवर यू हैव, आपका रेटिना स्कैन होता है, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, ये सभी एक डेटा के फॉर्मेट में ही डेटाबेस में जाके स्टोर होते हैं। इनिशियली ये सब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, लेकिन जब इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो ये एक मीनिंगफुल कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेसेस का यूज करते हैं, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, है ना। और बेसिकली डेटाबेस की हेल्प से हम इसको जो है इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑपरेशंस क्या होते हैं उसके बाद समझते हैं मैम, उससे भी पहले डेटा तो समझ में आ गया, डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो डेटाबेसेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी डेटा आपका है या किसी भी चीज का डेटा है, होटल जाते हो तो वहां पे कस्टमर्स का डेटा होता है ना। रेलवे टिकट्स वगैरह बुक करते हो तो पैसेंजर्स की डिटेल्स होती है। ठीक है, कहीं विजिट करते हो तो एज ए कस्टमर, अगर बैंक जाते हो तो एज ए कस्टमर इंफॉर्मेशन होती है। मॉल्स वगैरह में जाते हो, वहां कुछ शॉपिंग परचेसिंग करते हो तो बेसिकली वहां पर भी एज ए कस्टमर आपकी डिटेल जनरेट होती है। तो वैरायटी ऑफ डेटा है जो जनरेट होता है, इसको मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज करते हैं। अब जो डेटाबेस है वो क्या करता है, इसी डेटा को तो स्टोर कर रहा है मैम, लेकिन कैसे, हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड। तो दिस डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब अगर सिस्टमैटिक मैनर की बात करूं तो ये समझो कि आपके पास एक वार्डरोब है जहां पे आप अपने सारे क्लॉथ्स को अरेंज करते हो। मान लो कि इस वार्डरोब में कोई भी शेल्फ नहीं है, तो आप क्या करोगे, सारा सामान अपना ऐसे ही भर दोगे। ठीक है, जो भी आपका कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके क्लोथ, आपके जो भी स्टेशनरी का सामान है, वॉट एवर योर कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग, आप शूज वगैरह, सॉक्स वगैरह सब आपने अपने वार्डरोब में एज इट इज भर दिए। अब क्या होगा, जब आपको कुछ पहनना है या जब आपको अपने वार्डरोब से किसी भी चीज की नीड होगी तो व्हाट यू हैव, आपके पास में सारी चीजें मैसी वे में इस वार्डरोब में मिलेगी, और यहां से आप कैसे निकालोगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपको सर्चिंग करना पड़ेगी और कुछ भी आपको सही तरीके से अरेंज्ड नहीं मिलेगा। अब मान लो इस वार्डरोब में बहुत सारे शेल्फ बने हुए प्रॉपरली, शेल्फ 1 2 3 4, तो यहाँ आपने अपने क्लॉथ अरेंज कर दिए, यहाँ आपने अपने स्टेशनरी का आइटम अरेंज कर दिया, यहाँ सपोज मान लो अपने शूज अरेंज कर दिए, यहाँ सॉक्स वगैरह जो भी आपके मटेरियल है, जो भी थिंग्स है, आपने वो सब प्रॉपरली वार्डरोब में शेल्फ में अरेंज कर दिया। तो ये एक अरेंज्ड वे में आपने स्टोर किया हुआ है। अब जब भी आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्रॉपरली उस शेल्फ से उस चीज को विद इन टाइम एक्सेस कर सकते हो, बिना एफर्ट के, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना मेहनत के, बिना पैनिक हुए आपको चीजें यहां से आराम से मिल जाएगी। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है कि ये वैरायटी ऑफ डेटा जनरेट होता है बेटा, वैरायटी ऑफ इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, वैरायटी ऑफ डेटा। इस वैरायटी ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस, जहां पे ये डेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक मतलब समझ रहे हो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जैसे वार्डरोब में आप चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो ना, लाइब्रेरी में बुक्स आपकी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग शेल्फ बने होते हैं जहां लाइब्रेरी में आपको जाके बुक मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही डेटाबेस में भी सिस्टमैटिक मैनर में जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो होता है, डेटा अरेंज्ड होता है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है बेसिकली आपका रोज एंड कॉलम्स, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज दिख भी रही है ना। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो टोटल 40 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। हाउ इट इज मेंटेन, क्या पैराग्राफ जैसा लिखोगे, क्या कहानी लिख दोगे, क्या नहीं लिखेंगे मैम, हम क्या करेंगे, बकायदा रो और कॉलम खींचेंगे और ऊपर हेडिंग डाल देंगे, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, एज वगैरह सारे कॉलम्स आपने बना दिए, और फिर आप अपनी क्लास के बच्चों की एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे, जो जनरली होता है। तो बेटा इसी को ही कहते हैं हम यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर। ये जो टेबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो टेबल के फॉर्मेट में आप जनरेट करते हो वैल्यूज को, है ना, यहाँ देखो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बकायदा 1 2 3 3 एंट्री है, संदीप, नितिन, दीप्ति, इनके मार्क्स भी एंटर किए हुए हैं। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक मैनर, दिस इज अ वे इन विच डेटाबेस में डेटा को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में, जहां पे आप क्या करते हो, इस तरीके की एक से ज्यादा टेबल को क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। मान लो स्कूल मैनेजमेंट नाम का मैंने एक डेटाबेस बनाया, किस नाम से बना दिया, स्कूल मैनेजमेंट। अब इस स्कूल मैनेजमेंट में कौन कौन से टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हो मैम, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप स्टाफ टेबल क्रिएट कर सकते हो, स्टाफ टेबल के बाद आप कौन सी टेबल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे लाइब्रेरी नाम से भी एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे आप एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, और ये टेबल में रो और कॉलम में जो है वैल्यूज स्टोर होती है। किस तरीके से, रो और कॉलम में वैल्यूज स्टोर होती है।
ठीक है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेबल्स एंड टेबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो वही लिखा है कि रो आर रिफर्ड टू एज अ रिकॉर्ड्स, हर एक रो को रिकॉर्ड कहते हैं, हर एक कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड या एट्रीब्यूट। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको नोट कर लेना, मार्क कर लेना, इसके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहाँ पे देखो ये जो रोल नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल के अंदर जो वैल्यू है। और 1 संदीप 89 79 60 ये एक फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, पहली रो हो गई, जिसको टपल्स भी कहते हो। क्या कहते हो? रो रिकॉर्ड या टपल, ठीक है, TUPLE। और कॉलम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये क्या है? कॉलम्स है, जिनको फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेना है एंड होपफुली समझ में आ गया है। अब जस्ट एन एग्जांपल, टेलीफोन डायरेक्टरी, डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एड्रेसेस, रिकॉर्ड्स ऑफ एकेडमिक को करिकुलम एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरी स्टोर, कैटलॉग इन लाइब्रेरी, लिस्ट ऑफ customers in bank, employees, information in organization, all are examples of different type of databases। तो अब आपको एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है बेटा, क्योंकि इस बार पैटर्न बदला है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार पैटर्न बदल चुका है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल गए हैं। सैंपल पेपर तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है सैंपल पेपर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सैंपल पेपर की जाके एक्सेस कर लो। अगर इसके बाद वाला यूनिट 4 देखना चाहते हो, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, तो वो भी पूरा पढ़ा दिया है मैंने, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेटेड प्लेलिस्ट का लिंक है, बोर्ड एग्जाम पैक, कंप्लीट बोर्ड एग्जाम पैक, वहां से जाके आप सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। पूरा पार्ट है, एक वीडियो में पढ़ा दिया बेटा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, पांचों यूनिट को एक वीडियो में पढ़ा दिया। आराम से देख लो जाकर, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके काम की, मैम नोट्स कहां से एक्सेस करेंगे? तो बेटा जी नोट्स के लिए भी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, जाके जल्दी से ज्वाइन करो, है ना। चलो बढ़ जाए आगे। तो अभी डेटाबेस की कहानी समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहीं से भी घुमा के पूछ ले, भाई टेलीफोन डायरेक्टरी में ये डेटा है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन बैंक जाता है तो बैंक में जो कस्टमर है उसका डेटा कैसे मेंटेन करते हैं, तो अब लिख कर आओगे ना आराम से, ठीक है। तो कहां मेंटेन करते हैं? डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या होता है? एक से ज्यादा टेबल्स होती है, हर एक टेबल में पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर होती है, इंटीजर, नंबर, कैरेक्टर, है ना भाई। नाम है, कैरेक्टर में होगा, नंबर है, रोल नंबर है, नंबर में होगा, डेट ऑफ बर्थ है, डेट टाइप की होगी। तो हर एक कॉलम की जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे डेटाबेस की खासियत होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मेरी बात समझ में आई? क्या खासियत होती है वो, क्यों डेटाबेस इतना पॉपुलर है भाई? पूरे वर्ल्ड में, जो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर वर्ल्ड में, डेटाबेस की एक अपनी अलग ही अहमियत है। Why this is more popular? तो यहाँ पे होता है एक यूनिकनेस नाम का फंडा। ध्यान रखना, ये जो यूनिकनेस है ना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से डेटाबेस बहुत पॉपुलर है। कि आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते समय 2 रिकॉर्ड सिमिलर एंटर ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने डुप्लीकेसी कर दिया, आपने रिडंडेंसी वहां पे दे दिया, तो फिर वो डेटाबेस अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये मान लो कि आपने सेम पर्सन की एंट्री 2 बार कर दी, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट है जो कोई फॉलो किया जाता है, जिसको आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी टेंशन ना लो कि इसमें सब लोग परेशान है, समझ ही नहीं आती है मैम क्या होता है प्राइमरी की, क्या होता है अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सब समझाने वाली हूँ, ठीक है। सब कुछ रिवाइज करेंगे हम, और अच्छे से रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि बस आगे आगे पढ़ा दिया या एक लाइन में समझा दिया और आगे बढ़ गई, ऐसा नहीं, एग्जांपल के साथ, ठीक है। समझ गए? सो वन और मोर फील्ड शुड बी डिजाइनेटेड एज कीज इन एवरी डेटाबेस टेबल। हर एक डेटाबेस में आप यहाँ पर कीज को डिफाइन करते हो, जिससे इस डेटाबेस को यूनिकनेस के साथ में मेंटेन कर सकते हैं। डेटाबेस की खासियत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे यूनिकनेस को मेंटेन किया जाता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, जो अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं, इसको आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो। आगे अभी हम एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, वहां डिटेल में समझाऊंगी। अब आखिर इस डेटाबेस को जनरेट करने का क्या रीजन था मैम? क्यों डेटाबेस जनरेट कर दिया? क्यों हम कोई फाइल में वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते थे क्या? एक्सेल जैसी फाइल्स भी होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। यस बिल्कुल, हम फ्लैट फाइल में, डेटाबेस के पहले हम फ्लैट फाइल में वैल्यूज को स्टोर करते थे। फ्लैट फाइल मतलब प्रॉपर एक फाइल बनती थी जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे। लेकिन फ्लैट फाइल में प्रॉब्लम क्या थी? एक तो लार्ज डेटा आप एंटर नहीं कर सकते थे, ज्यादा डेटा एंटर करना है तो फ्लैट फाइल सपोर्ट नहीं करता था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वहां रिडंडेंसी अलाउ थी, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से 3 स्टूडेंट की सेम एंट्री आप कर सकते थे। दिस इज नॉट
अलाउ, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब एक फाइल यदि मल्टीपल यूजर के साथ शेयर हो रही है, मान लो तो किसी एक यूजर ने चेंजेस किए तो वो चेंजेस दूसरी फाइल में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे, वहां कंफ्यूजन अकर होता था, इनकंसिस्टेंसी होती थी। तो ये फ्लैट फाइल के कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको डेटाबेस ने ओवरकम कर दिया, इसलिए डेटाबेस छाया हुआ है कंप्यूटर वर्ल्ड में। मेरी बात समझ में आई? तो डेटाबेस के पास में क्या क्या फीचर्स है, अगर मैं डेटाबेस के फीचर्स की बात करूं तो सुन लो। एनफोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड्स, वही कीज के फॉर्मेट में आपको डेटा स्टैंडर्ड्स यहां मिल जाते हैं, ठीक है। डेटा अवेलेबिलिटी, हर एक यूजर आराम से डेटा को अवेलेबल करवा सकता है क्योंकि यहाँ पे डेटा शेयर किया जाता है। देखो शेयर का भी फीचर दिख रहा है, यस डेटा शेयर होता है, इसलिए आप क्वेरीज लिखकर डेटा को एक्सेस कर सकते हो। डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेसी यहाँ पर कम होती है कभी कभी, पर उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, मान लो कि एक फाइल है, सपोज स्टूडेंट की फाइल है, वो स्टाफ के साथ भी शेयर हो रही है, पेरेंट्स के साथ भी शेयर हो रही है ना, या प्रिंसिपल के साथ शेयर हो रही है। अब टीचर ने क्या किया, क्लास टीचर ने उस एक स्टूडेंट को डिलीट कर दिया जो कि स्कूल छोड़ के जा चुका है, तो अब नेक्स्ट ईयर हमने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब मान लो कि अगर मैंने वो यहाँ से डिलीट किया है और वो सेम टेबल से, जो कि शेयर्ड टेबल है, प्रिंसिपल के पास भी है, पेरेंट्स के पास भी है, ठीक है, अब उस टेबल से भी ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, तभी तो डेटा शेयरिंग अवेलेबल होगी, तभी यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो यस दिस इज पॉसिबल इन डेटाबेस कि अगर आप किसी एक टेबल में चेंजेस करते हो और अगर वो शेयर्ड है सभी के साथ में, तो वो चेंजेस सभी टेबल्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो डेटा शेयरिंग और डेटा इनकंसिस्टेंसी इज मिनिमाइज्ड हियर। नाउ डेटा कॉन्करेंसी, एक सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस, दिस इज नॉन एज डेटा कॉन्करेंसी, ठीक है। डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है, डेटा सिक्योर कर सकते हो आप, पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ में अपने डेटाबेस को सिक्योरली सेट कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, वही डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी के अंदर ये सब चीजें आ जाएगी। और साथ में डीबीएमएस आपको बैकअप रिकवरी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, गलती से अगर डेटाबेस डिलीट भी हो जाता है तो उसको आप आराम से उस डेटा को रिकवर कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, ठीक है। सो दिस ऑल आर दी फीचर्स और वी कैन से और एडवांटेजेस। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया डीबीएमएस के फीचर्स या एडवांटेजेस, तो बेटा जी आएगा ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 2 नंबर में, तो 4 पॉइंट तो कम से कम इसके अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर लो, स्टार आता है, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं वापस पिछली स्लाइड पर, तो हमें ये तो समझ में आ गया मैम कि डेटाबेस होता क्या है और रिलेशनल डेटाबेस और फ्लैट फाइल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अब डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे इन डेटाबेसेस को टेबुलर फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है। अभी मैंने बता दिया कि भाई आपका कलर ये है, आपके अंदर ये फीचर्स है, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है, बट आप रहते कहाँ हो? तो आप किसी ना किसी जगह पर तो रहते होगे, आपका एड्रेस तो होगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही कि हमें पता है कि भाई डेटाबेस में वैल्यूज स्टोर होती है, टेबुलर फॉर्मेट में आ जाती है, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, बट क्रिएट कहाँ करेंगे मैम? तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां इन डेटाबेसेस को टेबुलर फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल यू टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ध्यान रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम जो कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज किया जाता है, रिकॉर्ड को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीट, अपडेशन, सारे ऑपरेशंस आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। अभी ऑपरेशंस की बात आई तो क्या, डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो डेटाबेस पे अप्लाई किए जाते हैं। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आपको डीबीएमएस की फैसिलिटी दे रहे हैं? तो ध्यान से सुन लो, हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे दैट इज लिब्रे ऑफिस बेस, जिसपे मैं प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। इसके अलावा माइस्क्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एमएस एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, आईबीएम DB2, माइस्क्यूएल, डीबेस, क्लिपर, फॉक्सप्रो, फाइल मेकर, एसक्यूएल लाइट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, हर एक एग्जाम्पल का नाम याद रख लेना। क्यों? क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है ना, उसमें पूछता है कि विच इज नॉट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, या जस्ट फाइंड आउट विच इज डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, और 4 ऑप्शंस आर हियर। तो आपको इनमें से कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लिब्रे ऑफिस बेस, एसक्यूएल लाइट, ओरेकल, माइस्क्यूएल, ये कुछ सॉफ्टवेयर है, साई बेस, डीबी बेस, क्लिपर, फॉक्सप्रो, ये आपको याद होने चाहिए ना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। डीबीएमएस कितने टाइप के होते हैं? ये जो डीबीएमएस सिस्टम्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, वो उसके टाइप्स भी होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हमें बात करनी है पूरे सेशन में, पूरे वीडियो में, ठीक है। दूसरा होता है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अगर मैं बात करूं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो जहां पे डेटा रो और कॉलम में स्टोर होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे और इसी को बेस लेकर चलेंगे। इसको हम कहते हैं कौन सा डीबीएमएस का टाइप, आरडीबीएमएस, जिसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टेबल को किस नाम से जानते हैं? यहां पर इस टेबल को हम यहां पर रिलेशन कहते हैं। सपोज ये स्टूडेंट टेबल है ना? कौन से टेबल है? मान लो कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट नंबर, नेम, क्लास, फीस, ये सब कुछ लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स भी एंटर की हुई है। ठीक है जी, तो आप बोलोगे कि ये एक स्टूडेंट रिलेशन है जिसको हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं। आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस जहां पे टेबुलर स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरा होता है मैम हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब आखिर ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, उसमें हम बेसिकली एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे डेटा को स्टोर करते हैं, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हुआ। तीसरा होता है मैम नेटवर्क डेटाबेस। तो नेटवर्क डेटाबेस में बेटा लिंकिंग होती है। क्या होती है? लिंकिंग। लिंक के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। मान लो कि ये आपके रोल नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ उसकी डिटेल है, तो ये प्रॉपर लिंक के थ्रू इस तरीके से डेटा यहाँ पर अरेंज होता है, ये नेटवर्क डेटाबेस होता है। और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास 10 बना दिया, ठीक है। अब क्लास 10 ये बन गई एक क्लास और इसमें एग्जिस्ट होने वाले सपोज 5 बच्चे हैं, तो ये 5 इसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ये क्या है? सब ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जब डेटा वैल्यूज स्टोर हो रही है, एक्सेस कर पा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग होती है। तो अब इतना समझ में आ गया कि डेटाबेस के 4 टाइप्स हैं। वन इज रिलेशनल डेटाबेस जिसमें टेबल बनाते हैं, दूसरा होता है आपका हायरार्किकल डेटाबेस जिसमें इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता है, नेटवर्क डेटाबेस में लिंकिंग के फॉर्मेट में, रेफरेंसेस के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जहां पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें जिस पर काम करना है वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसको डॉक्टर ईएफ कोड ने, याद रखना, ईएफ कोड ने आईबीएम कंपनी में डेवलप किया था। कहां डेवलप किया गया था इसको? आईबीएम में, डॉक्टर ईएफ कोड ने। याद रखना, ये नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ क्या? इट इज आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस। बेसिकली यहां पर आप एक से ज्यादा टेबल्स बना सकते हो, एक टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इवन आप मल्टीपल टेबल से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अभी जब बात आती है मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो यहां पे हम रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करवाते हैं। मतलब मान लो कि 2 टेबल आपके पास है और जब आपको इन दोनों टेबल से डेटा को एक्सेस करना है, ये एक स्टूडेंट टेबल है और ये उसकी फीस टेबल है, दोनों टेबल से कलेक्टिवली आपको डेटा को एक्सेस करना है, तो यहां हम इसके बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कराएंगे, मतलब दोनों टेबल को लिंक करेंगे। दिस इज ऑल्सो डन इन रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस, कि मल्टीपल वैल्यूज के थ्रू आप मल्टीपल टेबल से आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। चलो, इतना समझ में आया। अब डेटाबेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डेटाबेस को मोस्ट फैमिलियर बनाता है या मोर फैमिलियर आप कह सकते हो, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कीज। ठीक है, जैसे किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, बिना चाबी के नहीं खोल सकते हो ना, बिल्कुल वैसे किसी भी टेबल में यूनिकनेस मेंटेन करना है तो आपको उस टेबल में ये कुछ की सेट करनी होती है। तो की प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में यूनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए रो टपल के फॉर्मेट में कीज का यूज किया जाता है। सबसे पहली की यदि मैं बात करूं तो वो है आपकी कौन सी? प्राइमरी की। हर टेबल में प्राइमरी की होती है, बिना प्राइमरी की के आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है कि कीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि आप टेबल बना रहे हो और अगर उसमें आपने प्राइमरी की नहीं बनाई तो टेबल क्रिएट ही नहीं होगी। लिब्रे ऑफिस बेस अपने हिसाब से एक प्राइमरी की का कॉलम ऐड कर देगा आईडी के नाम से, देखा होगा आपने प्रैक्टिकल, नहीं देखा तो प्रैक्टिकल के वीडियोस भी अवेलेबल है। वैसे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताऊंगी सारी चीजें, बट डिटेल्ड प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। यहाँ भी आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ, सो डोंट पैनिक, है ना। एक बार रिवाइज जरूर करवाऊंगी सारी चीज। चलो, तो प्राइमरी की बात कर ले। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? मान लो आयुष सोनी और आयुष अग्रवाल, 2 बच्चे आपकी क्लास में, दोनों ही आयुष नाम से हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया मैम ये तो एक आयुष सोनी है, एक आयुष अग्रवाल है, तो हम उनके सरनेम से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आयुष सोनी नाम से 2 बच्चे हैं, आयुष सोनी, तो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप इनके पेरेंट्स के नाम से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इवन आप इनके एड्रेस से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो कि एड्रेस सेम है, मान लो पेरेंट्स के नेम सेम है, तो फिर क्या करोगे? फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है मैम,
कि हम इनको इनके रोल नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर दोनों के रोल नंबर अलग होंगे मतलब ये कि दोनों ही अलग अलग बच्चे हैं, दोनों को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि चांसेस तो सिमिलर होने के, डेटा सिमिलर होने के बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रोल नंबर हुआ, एनरोलमेंट नंबर हुआ, डेट ऑफ बर्थ वी कैन से, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ठीक है, स्कॉलर नंबर, पेन नंबर, आधार नंबर, ये जितने भी जो यूनिक नंबर्स होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं किसी के, वो यदि किसी टेबल में आपने क्रिएट किए तो उन्हें हम बना सकते हैं प्राइमरी की। बट ध्यान रखना है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती है। प्राइमरी की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आपको एंटर करनी ही पड़ेगी जब आप उसकी एंट्री करोगे। तब आप सोचोगे प्राइमरी की का कॉलम छोड़ के बाकी सारी एंट्री कर दो, रोल नंबर वाला कॉलम छोड़ दिया और नाम पूरे एंट्री कर दी सारी, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज एंटर करनी ही होती है। इट कांट बी नल एंड इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। एक एक रोल नंबर से दो बच्चे नहीं होंगे, 101 रोल नंबर से दो बच्चे नहीं होंगे, तो इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, इट कैन नॉट बी नल, इट मेंटेन्स द यूनिकनेस इन द टेबल। अंडरस्टूड दिस थिंग? दिस इज ओनली द प्राइमरी की। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात कि आप प्राइमरी की किसी भी एक ही कॉलम को बना सकते हो। सपोज कि आपके स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर भी है, एनरोलमेंट नंबर भी है, स्कॉलर नंबर भी है, तो बेटा जी इन तीनों में से आप किसी एक को ही प्राइमरी की बनाओगे, तीनों प्राइमरी की नहीं बनेंगे। हाँ, तीनों कैंडिडेट्स हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो कितने सारे कैंडिडेट होते हैं मैम एक पोस्ट के लिए, पोस्ट एक है लेकिन हम क्या बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार वाला काम। वही चीज है यहाँ पर कि बेसिकली हम एक ही कॉलम को प्राइमरी की बनाएंगे, भले ही वहां पे 4 से 5 कॉलम वैलिड है जो प्राइमरी की बन सकते हैं। देखो एनरोलमेंट नंबर, स्कॉलर नंबर, रोल नंबर कुछ भी बन सकता है प्राइमरी की, लेकिन एक ही कॉलम बनेगा, बाकी सब क्या होंगे, कैंडिडेट। तो इसी को कहते हैं कैंडिडेट की। आ गई बात समझ में कि मैम रोल नंबर को तो प्राइमरी की बना दिया, लेकिन जो स्कॉलर नंबर है, जो एनरोलमेंट नंबर है, वो बन जाएंगे आपके कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आते हैं मैम फॉरेन की पे। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा देर से समझेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अभी मैंने कहा कि बस एक ही कॉलम प्राइमरी की बनता है, तो जी हाँ, एक ही कॉलम प्राइमरी की बनता है। बट कभी कभी क्या होता है कि टेबल में ना, जो टेबल आप डिजाइन कर रहे हो उस टेबल में वो एक कॉलम सफिशिएंट नहीं होता है यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, तब हम 2 कॉलम पे मूव करते हैं। मान लो कि आपको यदि कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है ना, देखो यहाँ तो ये टीचर आईडी वाली टेबल बना दी कि टीचर आईडी में प्राइमरी की बन गया। ठीक है, सपोज मेरे पास में एक अटेंडेंस है, एक डेट है, ठीक है, और एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये अटेंडेंस है, समझना। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 3 स्टूडेंट मेरी क्लास में है और इनका अटेंडेंस मान लो डेट 1 नवंबर 25, 1 नवंबर 25, 1 नवंबर 25, 1 2 3 का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। ठीक है, अब यहां यदि मुझे देखना है, क्या यहां यदि मुझे यूनिकनेस मेंटेन करना है, तो ये तो लिमिटेड रिकॉर्ड्स है। अब दूसरी की बात करते हैं 2 नवंबर की, 2 नवंबर की बात करते हैं। 2 नवंबर पे यदि हम देखें तो पहला वाला जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट था, दूसरा वाला स्टूडेंट भी प्रेजेंट था 2 नवंबर को, और तीसरा जो स्टूडेंट है मैम वो भी प्रेजेंट था 2 नवंबर को। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किसको प्राइमरी की बनाओगे? रोल नंबर में भी वैल्यू रिपीट हो रही है 1 2 3 1 2 3, अटेंडेंस में भी प्रेजेंट एब्सेंट रिपीट हो रहा है, डेट भी 1 नवंबर 2 नवंबर रिपीट हो रही है मैम। तो यहाँ पे प्राइमरी की बनाना किसी कॉलम को थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस केस में जब ऐसा कोई केस होता है जहां पे कोई भी कॉलम यूनिकनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है, तो यहां हम 2 कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं मिलाकर, जिसको कहते हो आप कंपोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर बोला कि अटेंडेंस और डेट को मैंने प्राइमरी की बना दिया, कंपोजिट प्राइमरी की। किसको? अटेंडेंस और डेट को। ठीक है, कि पहली डेट पर जो 1 नवंबर है उसको आपका जो रोल नंबर 1 वाला बच्चा वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो अटेंडेंस, स्टेटस और डेट दोनों देखकर आप बताओगे ना कि बच्चा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, क्योंकि डेट भी रिपीट हो रही है, स्टेटस भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपको कंपोजिट की वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होपफुली। तो कंपोजिट की कब होता है? जब कोई कॉलम, इकलौता कॉलम यूनिकनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है टेबल में, तो हम 2 कॉलम को मिलाकर डेटा की यूनिकनेस को मेंटेन करते हैं। दिस इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। और प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम बनता है जो होल यूनिकनेस को मेंटेन करता है। इट कैन नॉट बी नल, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब फॉरेन की क्या हुआ मैम? ये थोड़ी अलग टाइप की है ना। अभी मान लो कि मेरे पास में एक टेबल है, कौन सी टेबल है? मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और एक दूसरी टेबल है मेरे पास फीस टेबल। ध्यान से समझना। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में सारी चीजें जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, फोन नंबर, ठीक है, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, इस तरीके की स्टूडेंट की डिटेल है। ठीक है, किस क्लास में है वो क्लास भी है। अब फीस में क्या आ जाएगा मेरे पास? फीस में स्टूडेंट का रोल नंबर है, फीस है, वो किस क्लास में है वो है। ठीक है जी, और फी रिसिप्ट नंबर है, फी का रिसिप्ट नंबर भी है।
समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पे मैं किसे प्राइमरी की बनाऊंगी, देखो फीस वाले टेबल में तो रिसिप्ट नंबर प्राइमरी की बन जाएगा और स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की बन जाएगा, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है। बट ये सेम रोल नंबर वाला कॉलम यहां भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, यदि आपने देखा तो रोल नंबर वाला कॉलम हमारा फीस टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है तो फीस टेबल में वो क्या बनेगा, फीस टेबल में वो बन जाएगा आपका फॉरेन की, क्योंकि यही वो एक लौता कॉलम होगा जो दोनों टेबल में कॉमन होगा और दोनों टेबल से कंबाइंडली आप यहां पे रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाओगे। मान लो कि मुझे यहाँ पे 101 रोल नंबर वाले बच्चे की फीस पता करनी है, तो यहाँ तो उसकी पर्सनल डिटेल है, फीस कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। तो 101 वाले बच्चे की जो फीस है वो इन दोनों टेबल से मिला के हमें डेटा वैल्यूज मिलेगी। तो दोनों टेबल को जब लिंक करवाना होता है, दोनों टेबल को जब आपको रिलेटेड करना होता है, रिलेशनशिप के फॉर्मेट में दोनों टेबल से डेटा एक्सेस करना होता है, तो एक ऐसा कॉलम बनाना होता है जो दोनों टेबल में कॉमन हो और वो एक टेबल के लिए प्राइमरी की होगा, दूसरे टेबल के लिए वही सेम कॉलम प्राइमरी की नहीं होगा, फॉरेन की बन जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की, कि इफ वन कॉलम इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर ऑफ दैट टेबल विच इज फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। समझ में आ गया, सेम कॉलम, क्लियर। चलिए, तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं, यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए हम प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की का यूज करते हैं। अगर किसी कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है तो हम बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें से सिलेक्ट करके यूजर की चॉइस के हिसाब से वो बना सकता है। तो अब अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ गए कि आखिर में हम डेटाबेस में इन टेबल्स को, इस डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें, है ना। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर को, उसका नाम है लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर जिसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क जिसमें स्प्रेडशीट वगैरह हमने क्रिएट की है। अब समझेंगे लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में, जो पॉपुलर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो क्लास 10th में आईटी की बुक में दिया हुआ है। वैसे जब आप क्लास 11-12 में आईटी लोगे या 11-12 में आप कंप्यूटर साइंस वगैरह सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो वहां आपको आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस बेस नहीं मिलेगा, माई-एसक्यूएल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में। ये लिब्रे ऑफिस सूट का एक पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बेसिकली अगर लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में आता है तो यही सब लिख कर आना। एक्चुअली इसको इंट्रोडक्शन नहीं कहोगे, इसको आप लिब्रे ऑफिस बेस का इंट्रोडक्शन कह सकते हो। लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में अगर कुछ पूछ लिया 2 नंबर में तो यही लिख कर आना बेटा, इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मैनिपुलेट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल्स बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं जिसमें डेटा को रो कॉलम में इंसर्ट करते हैं। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आप डेटा को प्रिवेंट कर सकते हो, डुप्लीकेशन से, लॉस होने से डेटा को बचा सकते हो, ठीक है। इसका मेन फीचर है कि यू कैन फाइंड एंड रिट्राइव डेटा इन डिजायर्ड वे बाय यूजिंग क्वेरीज। इसमें आप क्वेरीज को रन कर सकते हो जिसकी मदद से आप डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। यहां आप डेटा को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो बाय यूजिंग क्वेरीज। इवन यहां पे आप फॉर्म्स को प्रिंट करवा सकते हो और इन फॉर्म्स को आप रिपोर्ट की मदद से प्रॉपरली चेक भी कर सकते हो, उसको समराइज्ड भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हो गए लिब्रे ऑफिस के, इसको पॉइंट वाइज लिख कर आना। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में व्हाट इज लिब्रे ऑफिस बेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, जो आता है जनरली, तो बेटा यही लिख कर आना है, ठीक है जी। अब समझते हैं हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस में आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज किया जाता है। एक्चुअल में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स में, या मैं बात कर लूं आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स में, जिस लैंग्वेज में आप टेबल्स क्रिएट करते हो, जिस लैंग्वेज में आप बेसिकली क्वेरीज को फायर करते हो, वो इकलौती एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम है एसक्यूएल। नाम तो सुना होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आएगा क्वेश्चन आपसे, वैसे तो एसक्यूएल वाला पार्ट नहीं आ रहा है, हमने लेटेस्ट सिलेबस देख लिया, लेटेस्ट सैंपल पेपर भी देखा है। आपके 2 साल से एसक्यूएल का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लास्ट 2 ईयर्स से मैंने ये नोटिस किया है कि एसक्यूएल का कोई क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है उसमें है भी नहीं और पूछा भी नहीं जा रहा है। तो लेटेस्ट सिलेबस अगर देखना चाहते हो तो लेटेस्ट सिलेबस का लिंक भी अवेलेबल है, जो इस साल का, इस सेशन का सिलेबस है, जहां से क्वेश्चंस आएंगे। सैंपल पेपर में मैंने पूरा सॉल्व कराया है, सैंपल पेपर में भी कहीं भी एसक्यूएल का नामो निशान नहीं है, एसक्यूएल की कोई क्वेरीज नहीं है। तो बेटा जो भी बच्चे अभी तक भी इस पर्टिकुलरली पैनिक में जी रहे हैं कि मैम एसक्यूएल क्वेरीज आएगी या नहीं, इस बेसिकली कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं कि मैम एसक्यूएल क्वेरीज कैसे पढ़े, समझ नहीं आ रहा है, भूल जाओ, एसक्यूएल क्वेरीज नहीं आएंगी, ठीक है। बट हाँ, आएगा क्या मैम फिर? तो एसक्यूएल होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है,
इसके आने के चांसेस हैं। तो RDBMS सॉफ्टवेयर में जो आप टेबल्स क्रिएट करते हो, क्वेरीज क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो डेटा को, वेयर कैसे करेंगे और कहां करेंगे, तो ये पॉसिबल होगा इन द वे विच इज नोन एज SQL, वन पॉपुलर लैंग्वेज दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जहां पे हम क्वेरीज के फॉर्मेट में बेसिकली डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में इस बार SQL वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो वो मैं यहां पढ़ाऊंगी भी नहीं, अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, जितना पोर्शन आपसे 100% पूछा जाएगा वो सब यहां कवर करेंगे हम। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरी मच पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट होता है टेबल्स। डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, लिब्रे ऑफिस बेस की बात कर रही हूं। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क दिस लाइन। डेटाबेस में टेबल्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अगर टेबल क्रिएट नहीं है, मान लो आपने टेबल बनाई नहीं, टेबल क्रिएट नहीं करे, कोई वैल्यू एंटर नहीं करी, तो ना आप क्वेरी रन कर पाओगे, ना आप फॉर्म्स रन कर पाओगे, ना आप रिपोर्ट्स रन कर पाओगे। तो डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। जिसमें टेबल्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। वो कहते हैं ना, कोई घर जब आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो नीचे क्या लगाई जाती है? उसकी नींव बनाई जाती है। अगर वो नींव मजबूत नहीं होगी, वो नींव ही नहीं होगी, तो ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? बिल्कुल वही चीज है। अगर टेबल नहीं बनाओगे तो ना क्वेरीज रन कर पाओगे, ना फॉर्म्स, ना रिपोर्ट्स बना पाओगे। तो अगर आपने टेबल बना ली, जिसको कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस, तो उसके बाद उस टेबल से अगर आपको वैल्यूज को रिट्राइव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वॉट एवर यू वॉन्ट, उस टेबल पे जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, वो सब आप क्वेरीज के फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेरीज आप बोल सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन जो हम टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। अभी क्वेरीज को रन कर सकते हो आप 2 तरीके से। एक तो SQL की मदद से क्वेरीज को रन करते हैं, जिसमें कमांड लिखते हो, और एक दूसरा ग्राफिकल व्यू से। अब जो लिब्रे ऑफिस बेस है ना, उसमें जो आपके सिलेबस में वो है ग्राफिकल तरीके से आप कैसे क्वेरी को क्रिएट करते हो। ठीक है, कुछ डायलॉग बॉक्सेस वगैरह दिखते हैं, वहां से कैसे क्रिएट करते हो। आपको कमांड रन नहीं करनी, कमांड के बेसिस पे नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको ग्राफिकली आपको समझना है। ठीक है, तो क्वेरीज रन करने के 2 तरीके होते हैं, आइदर यूजिंग SQL कमांड और आइदर यू आर यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स क्या होते हैं? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं। अब फॉर्म्स तो सभी ने देखे है ना, आप फॉर्म्स फिल करते हो, कोई भी कंपटीशन होता है तो उसके लिए फॉर्म्स फिल करते हो। स्कूल में एडमिशन लेना है तो एडमिशन फॉर्म भरना है ना, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना है तो आपको उसका फॉर्म भरना है, लीव पे जाना है तो लीव एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो फॉर्म तो हम सब भी भरते हैं मैम। फॉर्म में क्या करते हो? फॉर्म में सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की इंफॉर्मेशन फिल की जाती है ना। तो फॉर्म्स क्या होते हैं? यूजर इंटरफेस होते हैं, जहां से यूजर से वैल्यूज को लेने के लिए, यूजर से बेसिकली डेटा को एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब फॉर्म की मदद से भी आप टेबल में वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हो, आगे देखेंगे अभी। रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स बेसिकली समरी होता है, एक प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है। आपने जो भी टेबल बनाई है, जैसे भी फॉर्म्स बनाए, क्वेरीज बनाई है, इसको आप प्रिंटेबल वे में एक्सेस कर सकते हो, समराइज्ड वे में एक्सेस कर सकते हो। मान लो कि एक डेटाबेस है, उसमें 50 टेबल्स है, 10 टेबल्स है, 50 तो ज्यादा हो गया। अब उन 10 टेबल का आपको समराइज्ड वे चाहिए, तो समराइज्ड वे रिपोर्ट्स में मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये 4 मेन बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटाबेस के। क्या क्या बताया मैंने? टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स, याद रखना, जिसमें टेबल बहुत कंपलसरी है। अब आखिर इस टेबल को क्रिएट कैसे करें? तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है यदि अभी भी नहीं आता है तो हाउ टू इंस्टॉल लिब्रे ऑफिस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है मैंने कि लिब्रे ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो, जाके देख लेना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस को पहले बेस को आपको स्टार्ट कर लेना है। लिब्रे ऑफिस बेस जैसे ही स्टार्ट करोगे तो इस तरीके की एक मेन विंडो खुलेगी, जिसको हम डेटाबेस विजार्ड कहते हैं, जहां से आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। डेटाबेस जैसे ही सिलेक्ट करते हो, या कोई डेटाबेस पहले से बना है तो आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस को भी यहां से ओपन करवा सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करवाना है तो जिस जगह पर, जिस लोकेशन पे आपका डेटाबेस सेव है, वो लोकेशन आपको यहाँ पे ब्राउज पे जाके सर्च करनी होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि हम यहाँ पे डेटाबेस को या तो नया डेटाबेस क्रिएट करें या एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हो जो पहले ऑलरेडी है, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो डेटाबेस आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। ये तो डेटाबेस क्रिएट करने की स्टेप्स हुई। वैसे बेटा जी स्टेप्स के क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो जो बच्चे अभी तक पैनिक हो रहे हैं ये सोच के कि मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो लेट मी क्लियर यू, सैंपल पेपर हमने देख लिया है। क्यों कहती हूँ सैंपल पेपर रामबाण होता है, बार बार कहती हूँ, सैंपल पेपर अगर अच्छे से कर लिया आधी चीज वहीं सॉल्व हो जाती है। समझ में आई बात? क्योंकि सैंपल पेपर से ये पता चल जाता है, इसको सैंपल ही इसलिए कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला पेपर जो है वो ऐसा ही होगा बेटा,
इसी तरीके का होगा। एसक्यूएल क्वेरीज भी नहीं दी है और ना कहीं स्टेप्स दिए, लेकिन स्टेप्स आई हैं। अब आप सोच रहे हो मैम आप तो बोल रहे हो कि स्टेप्स नहीं दिए, फिर भी स्टेप्स पूछी है। जी हाँ, फिर भी स्टेप्स पूछी है, और वो ऐसे पूछी है सीबीएसई ने घुमा घुमा के। मान लो यहां से एक क्वेश्चन बना दिया सीबीएसई ने, क्या क्वेश्चन बना दिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। अब ऐसा नहीं बोला राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द डेटाबेस, ठीक है। विच ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। भाई XYZ एक पर्सन है, उसको लिब्रे ऑफिस बेस पे काम करना है और उसको अभी काम करना आता नहीं है, तो आप उसको कैसे गाइड करोगे कि लिब्रे ऑफिस बेस पे काम कैसे करना है। अब बताओ क्या लिखोगे, यहाँ स्टेप्स लिख कर आओगे ना, यही बताओगे ना कि भाई लिब्रे ऑफिस बेस पे स्टार्ट पे क्लिक करके जाओ, लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करो। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट स्टेप्स नहीं पूछेंगे लेकिन घुमा फिरा के पूछेंगे। तो आपको बताना होगा कि whenever we start the LibreOffice base, one wizard is there where we need to select the database, then the database is created. That's it, है ना। आ गई बात समझ में। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लिख लो, छाप लो इस बात को, मेरी बात को नोट कर लो कि स्टेप्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे लेकिन आएंगे। कैसे आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे। 1 नंबर में, 2 नंबर में आएंगे, 4 नंबर में स्टेप का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। व्यूज इन लिब्रे ऑफिस बेस। अभी टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस तो क्रिएट करना सीख गए। डेटाबेस में जब टेबल क्रिएट करना होता है तो टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं हम। टेबल को 2 तरीके से क्रिएट करते हो, या तो आप टेबल को डिजाइन व्यू से क्रिएट करो या आप टेबल को विजार्ड से क्रिएट करो। दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस बेस। देयर आर 2 वेज टू क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस बेस। ये टेबल क्रिएशन के तरीके हैं। टेबल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, या तो डिजाइन व्यू की मदद से या विजार्ड की मदद से। ऐसा ही एक इंटरफेस खुलता है ना, देखो टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये 4 आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। टेबल को सिलेक्ट करोगे तो विजार्ड और डेटाबेस, विजार्ड और डिजाइन व्यू 2 तरीके से आप टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है। अब ये तो टेबल क्रिएशन की बात हुई, मतलब कि यहाँ पे आप टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो। स्टूडेंट टेबल बनानी है तो स्टूडेंट टेबल का नाम बता दिया। स्टूडेंट में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपका जो है फीस, क्लास, ये सारी चीज होंगी मैम। तो आपने ये बता दिया। अब हर एक कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आएगी। मान लो मैंने बोला कि रोल नंबर है, रोल नंबर में 4 डिजिट का रोल नंबर मैक्सिमम हो सकता है, नंबर्स में होगा रोल नंबर, तो आप नंबर और 4 डिजिट बता रहे हो, तो कॉलम को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। नेम में कैरेक्टर टाइप वैल्यू होगी, 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होगा, तो आप ये नेम वाले कॉलम को डिफाइन कर रहे हो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इनसाइड इन डिजाइन व्यू एंड विजार्ड, कि हम यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि टेबल कैसी होगी, किस टाइप का वैल्यू होगा, कितने कितने साइज में डेटा वैल्यूज को आप स्टोर करोगे। लेकिन अभी हमने टेबल में रिकॉर्ड एंटर नहीं करा। जब टेबल में रिकॉर्ड एंटर करना होता है तो एग्जिस्टिंग टेबल, क्रिएटेड टेबल को ओपन कहाँ करते हैं, डेटा शीट व्यू में। ध्यान रखना किसी भी टेबल के 3 व्यूज है यहाँ पर। वन इज डिजाइन व्यू एंड विजार्ड, जहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और टेबल के अंदर जो डेटा वैल्यूज होती है, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल बना ली, रोल नंबर, नेम और क्लास करके, ठीक है। अब ये बनाई मैंने डिजाइन व्यू से या विजार्ड से, लेकिन इसमें भी कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी। जब मैं बात करती हूँ कि मुझे इसमें वैल्यूज एंटर करनी है, मान लो 101 नेम इज ABC, क्लास इज 10, 102 नाम, और ये सब वैल्यूज एंटर करनी है, तो इस वैल्यूज को एंटर करने के लिए जिस व्यू में आप जाओगे वो होगा डेटा शीट व्यू। होप एम आई क्लियर टू यू ऑल, राइट। ध्यान रखना डिजाइन व्यू एंड विजार्ड 2 तरीके से हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और डेटा शीट व्यू में डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे मैम, तो डिजाइन व्यू में यदि टेबल क्रिएट करनी होती है तो एकदम स्क्रैच लेवल से हम टेबल क्रिएट करेंगे, बाकायदा एक एक कॉलम बनाएंगे, एक एक कॉलम की वैल्यूज बताएंगे, ठीक है, एकदम स्क्रैच लेवल से बनाएंगे। ये वही बात हो गई कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया तो उस प्रोजेक्ट पे आप स्क्रैच से काम कर रहे हो, आप खुद डिजाइनिंग कर रहे हो, आप खुद एक एक चीजें बना रहे हो, उसकी प्रिंट निकाल रहे हो, ठीक है। और वही यदि मैंने विजार्ड की बात कही थी तो मैम AI टूल का यूज किया और 5 सेकंड के अंदर पूरी PPT बन गई, 5 सेकंड में पूरा प्रोजेक्ट बन गया। दिस इज अबाउट विजार्ड, ओके। तो डिजाइन व्यू में हम स्क्रैच से क्या करते हैं, एक एक कॉलम, एक एक टेबल के बारे, एक एक फील्ड टाइप के बारे में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फील्ड ग्रिड मिलता है जहां पे आपको कॉलम का नाम लिखना होता है, कॉलम का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, कॉलम में किस तरीके की वैल्यू आपको स्टोर करनी है, किस टाइप की वैल्यू होगी, कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, एवरीथिंग यू नीड टू गिव इन दिस डिजाइन व्यू, ठीक है। ये देखो ये 2 पार्ट में विंडो डिवाइड होती है। यहाँ देखो स्टूडेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सब लिखा हुआ है। ये फील्ड का टाइप है, ये फील्ड का नेम, जो कॉलम का नाम दोगे वो उसमें इंटीजर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्कर किस टाइप की वैल्यू होगी, ये उसका डिस्क्रिप्शन। दूसरी विंडो में अगर आओगे तो ये पहली विंडो, दूसरी विंडो पे यदि आओगे तो यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेंथ कितनी होगी, वैल्यू क्या इंसर्ट करना है, इंक्रीमेंट वगैरह लगाना है कि नहीं, वो सब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो दिस इज डिजाइन व्यू। अगर विजार्ड की बात करें तो विजार्ड में ऐसे कुछ माथापच्ची नहीं होती है मैम। विजार्ड में तो बस आपको सिलेक्ट करना होता है, एक टेम्पलेट होती है ना, बनी बनाई टेम्पलेट मिल गई
चुटकियों में काम होता है। और वही टेम्पलेट अगर डिजाइन करने को बोल दिया, लोगो लगाओ, टेक्स्ट कंटेन करो, फॉर्मेटिंग फीचर्स लगाओ, इट टेक्स टाइम। वही सेम चीज है, अगर डिजाइन व्यू में बनाओगे तो सारी चीजें स्क्रैच से बनानी है टेबल को, और अगर विजार्ड का यूज करोगे तो सब बना बनाया मिलेगा, सिर्फ नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाना, तो विजार्ड से आपकी टेबल जो है वो बन जाएगी। दिस इज अबाउट द विजार्ड। विजार्ड में कुछ 4-5 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। बनी बनाई टेबल्स होती है, बिजनेस टेबल्स होती है, पर्सनल टेबल्स होती है। सपोज आपने यहाँ पे टेबल्स में से इंप्लॉय टेबल सिलेक्ट कर ली, तो कॉलम्स में मिल जाएंगे, कम से कम 50 कॉलम्स होते हैं। जो कॉलम आपको अच्छे लगे वो कॉलम सिलेक्ट कर लो, है ना। एरो बने हुए रहते हैं, एरो से आप सिलेक्शन कर सकते हो। जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करोगे वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉलम का टाइप भी आपसे पूछेगा, कॉलम का नाम क्या रखना है, डेटा टाइप क्या रखना है, वैल्यूज क्या सेट करनी है, वो सब आपसे पूछेगा यहाँ पर। वो भी आप सेट कर सकते हो, वो चेंज भी कर सकते हो। डिफॉल्ट ये वैल्यू सब सेटेड होती है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एट लास्ट क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो टेबल आपके सामने बनी बनाई मिल जाएगी। और वो टेबल कैसे ओपन होगी, वो टेबल आपके सामने जो है डेटा शीट व्यू में खुलेगी, जहां आपको सिर्फ वैल्यूज एंटर करनी होगी। बात समझ में आ गई? चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली बता दूं एक बार थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको क्लियर हो सके कि जो मैंने कहानी बताई क्या मैम सही है। देखो लिब्रे ऑफिस बेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से ओपन होगा। दिस इज द फर्स्ट विजार्ड, जिसको डेटाबेस विजार्ड कहते हैं। इस डेटाबेस विजार्ड में आपको जो डेटाबेस है नया क्रिएट करना है, या फिर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है। सपोज नया डेटाबेस क्रिएट करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो अब आपके सामने क्या आएगा, वो नया डेटाबेस जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, आपको वो सेव करना होगा। सपोज कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ न्यू डेटाबेस 1 नाम से, आई हैव टू सेव इट। तो अब ये डेटाबेस न्यू डेटाबेस 1 के नाम से सेव हो गया है, ठीक है। अच्छा देखो ये एक एरर यहाँ पे आती है, दैट इज JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये आपको इंस्टॉल करना होता है जब पहली बार आप लिब्रे ऑफिस बेस का यूज करते हो, तो JRE को इंस्टॉल करना होता है। JRE को इंस्टॉल कैसे करोगे? JRE को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा कहां पर, आपको जाना होगा बेसिकली यहाँ पर ब्राउजर पर। ब्राउजर में आपको लिखना होगा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसको इंस्टॉल कर लेना तो आप सारी चीजों को यूज कर पाओगे, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट डाउनलोड, यहाँ से आपको अपने विंडोज पीसी के लिए इसको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जावा रन टाइम 64 बिट डाउनलोड करना है, ठीक है। उसकी सारी स्पेसिफिकली डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये सब मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है, सो डोंट पैनिक, ठीक है। सब चीजें मैंने प्रैक्टिकली बताई हुई है बेटा जी, तो पैनिक मत होना। ये विंडोज के लिए आप कर रहे हो तो विंडोज यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर लोगे तो वो बेसिकली यहाँ पे डाउनलोडिंग्स में शो हो जाएगा। क्लियर? फ्री डाउनलोड, यस फ्री डाउनलोड कर लेते हैं फॉर विंडोज। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये आ गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये आ गया फ्री डाउनलोड, और इसको यहाँ से क्लोज कर दो। इट इज डाउनलोडेड, ठीक है। ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा बस इसको इंस्टॉल कर लेना। एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट देखो यहाँ आ गया, आगे पॉपअप मेन्यू में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट डन भी हो चुका है, ठीक है जी। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल भी हो जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं मोर इन्फो पे और आ जाते हैं रन एनीवे कि इसको रन कर दे। JRE जैसे ही रन होगा बेटा जी उसके तुरंत बाद आपके सामने जो है इस पे यस पे क्लिक करना। बेसिकली उसके बाद आपके सामने आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे, वहां पे टेबल्स क्रिएट कर पाओगे आराम से, ठीक है। ये JRE फिलहाल यहाँ पे सेटअप इसका इंस्टॉल होगा। नाउ आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, एंड देन इट इज स्टार्टेड टू रनिंग। दैट JRE इज कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर लेना एंड एक्सेप्ट एंड देन बस कुछ ही सेकंड्स में ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जनरली क्या होता है लिब्रे ऑफिस बेस, आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो कर लेते हो मैम, लेकिन जब बेस यूज करना होता है ना डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करता है। बिना इसके आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ना आप टेबल क्रिएट कर पाओगे, ना आप क्वेरीज रन कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने दिखा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके। वैसे ये पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ एक डेडिकेटेड वीडियो में, जिसमें हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। अब JRE इंस्टॉल हो चुका है। आ जाते हैं कहाँ पर, हम आ जाते हैं वापस लिब्रे ऑफिस बेस में, ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस बेस को आप फिर से एक बार स्टार्ट कर लो जरा, ठीक है। रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि वेलकम टू जावा अपडेटेड। इंस्टॉल तो हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये इंस्टॉलिंग में आ चुका है वापस से, ओके। नाउ लिब्रे ऑफिस बेस को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा है लिब्रे ऑफिस बेस, इट इज़ अगेन स्टार्टेड। JRE इंस्टॉल हो रहा है, नो इशूज़। डेटाबेस हम ऑलरेडी ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे क्लिक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट पे आते हैं। अब कहाँ पे है हमारा डेटाबेस, जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया था वो डेस्कटॉप पे न्यू डेटाबेस 1 के नाम से ओपन किया। देन हियर्स द टेबल वे इज ओपन। देखो
अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डेटाबेस में आ चुके हैं हम, न्यू डेटाबेस 1 और JRE इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो ये टेबल्स मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, तो जैसे ही टेबल्स को क्रिएट करूंगी तो टेबल क्रिएट इन डिजाइन व्यू, टेबल क्रिएट इन विजार्ड और टेबल क्रिएट इन क्रिएट व्यू, तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं डिजाइन व्यू पर डबल क्लिक करती हूँ तो दिस इज डिजाइन व्यू विंडो जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ आपको फील्ड का नाम, फील्ड का कॉलम, सारी चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इसके कॉलम्स को आप इस तरीके से यहाँ से इनहांस भी कर सकते हो, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है, आप जो भी फील्ड का नाम लिखोगे इस हिसाब से ये फील्ड नेम और फील्ड टाइप डिफाइन हो जाएगा, है ना। फील्ड का नाम, मान लो फील्ड का नाम मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे डॉट अलाउ नहीं करना है, ध्यान रखना इस तरीके से लिखना, डॉट नहीं लगा सकते हो। रोल नंबर किस टाइप का होगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक एरो है जहाँ पे सारे डेटा टाइप्स आपको मिल जाएंगे। ये डेटा टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन आता है। तो रोल नंबर किस टाइप का होगा मैम, बाइनरी टाइप का, इंटीजर टाइप का, मेमो, टेक्स्ट, नंबर, सपोज नंबर टाइप का है, नंबर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा हम यहाँ पे देते हैं मैम रोल नंबर के बाद दूसरा कॉलम क्रिएट कर लेते हैं नेम। सपोज मैं नेम नाम से कॉलम क्रिएट कर रही हूँ, नेम कैसा होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेम के बाद दे देते हैं हम यहाँ पे क्या, क्लास, ठीक है। तो क्लास वाला कॉलम बनाते हैं, क्लास किस टाइप का होगा, ये भी नंबर टाइप का होगा मैम, तो इसको नंबर सिलेक्ट कर दिया। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और क्लास दिया हुआ है, ये 3 कॉलम्स और उनका कॉलम का टाइप बता दिया। अब यहाँ देखो कॉलम में कैसी वैल्यूज आपको देनी है, कॉलम का लेंथ कितना होगा, डेसिमल प्लेसेस होगी या नहीं होगी, डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट करनी है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक जेंडर नाम का कॉलम दे दिया जिसमें मेल और फीमेल, वो डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ दे सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस कॉलम की फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। सो दिस इज डिजाइन व्यू, जहाँ स्क्रैच से हम एक एक कॉलम को डिफाइन कर पा रहे हैं। अब एट लास्ट क्या करना है आपको, प्राइमरी की डिफाइन करना है। अगर प्राइमरी की डिफाइन करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं करते हो तो ये आपसे बोलेगा कि फॉर एग्जांपल कि मैं इस टेबल को पहले सेव करती हूँ। सेव कर देते हैं, सेव पे आते हैं तो वो आपसे टेबल का नाम पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है। डिफॉल्ट टेबल 1 होता है, सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया स्टूडेंट नाम से, हमें ये टेबल स्टूडेंट नाम से सिलेक्ट करना है। ओके, देखो क्या पूछा उसने कि यहाँ पे जो आपने 3 कॉलम बनाए हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास, इसमें आपने प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है, नो प्राइमरी की। तो डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की इन दिस कॉलम्स, और या फिर जैसे ही आप यहाँ पे स्किप करोगे तो एक ऑटोमेटिकली कॉलम आ जाएगा दैट इज आईडी, जो अपने आप ही प्राइमरी की बन जाएगा। तो इसीलिए डेटाबेस मोर पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे बिना प्राइमरी की के आप टेबल क्रिएट ही नहीं कर सकते। मान लो कि मैं येस पे क्लिक करती हूँ तो देखो यहाँ पे ये रोल नंबर आईडी नाम से आ गया। रोल नंबर के ऊपर देखो एक आईडी वाला कॉलम आपको विजिबल हो रहा है, दिस इज आईडी, ठीक है। ये आईडी वाला कॉलम ये आपका प्राइमरी की बन चुका है। इसके आगे की का साइन भी आपको दिखेगा, दिस इज की साइन। नाउ सेव द टेबल और इसको यहाँ से क्लोज कर दो। तो अब आपकी एक टेबल बन चुकी है जो आपको यहाँ दिख रही है, स्टूडेंट टेबल। हैव यू सीन दिस, दिस इज स्टूडेंट टेबल। डबल क्लिक किया तो आ गए कहाँ पर हम, डेटा शीट व्यू पर। आ गई बात समझ में। ये कौन सा व्यू है, डेटा शीट व्यू, जहां पे आप डेटा को एंटर करोगे, जो अभी हम तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ बता देती हूँ कि डेटा को एंटर कैसे करना है। देखो रोल नंबर की वैल्यू आप डायरेक्टली एंटर कर लो, सपोज 101 रोल नंबर एंटर किया, ठीक है। नेम एंटर कर लिया, सपोज मैंने राम, ठीक है। और क्लास एंटर कर ली 10, एंटर प्रेस करूंगी दूसरी वैल्यू एंटर हो जाएगी 102, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू आप एंटर कर लो, क्लिक करना पड़ेगा 102। देन नाम हम एंटर करेंगे, सपोज मैंने दूसरा नाम एंटर कर लिया श्याम, ठीक है। इसी तरीके से उसकी क्लास क्या है, सपोज 9th क्लास का बच्चा है, एंटर प्रेस किया। देखो आईडीज अपने आप अलॉट हो रहे हैं। आईडीज में मैं कोई वैल्यू स्टोर कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ मैंने जो कॉलम्स स्टोर किए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज स्टोर हो रही है, जिसको ऑटो नंबर कहा जाता है। ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी की वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अलॉट हो रही है, ठीक है। 1010 नाम का रिकॉर्ड ले लेते हैं हम, 110 नाम से, है ना। और इस बच्चे का नाम दे देते हैं सपोज मोहन, ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी क्लास दे देते हैं मैम हम 10, क्या क्लास दे देते हैं कि 10 क्लास का है। तो ये बेसिकली टेबल हमने यहाँ क्रिएट करी 3 रिकॉर्ड के साथ में, और इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। तो बेसिकली आपकी ये टेबल आईडी के साथ में, मतलब प्राइमरी की के साथ में स्टोर हो चुकी है, सेव हो चुकी है। सो दिस इज हाउ अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट मैम कि हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है। हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी डिजाइन व्यू से। अब विजार्ड से क्रिएट करना है तो यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। विजार्ड पे डबल क्लिक करो तो ये विजार्ड आ जाएगी। विजार्ड में कुछ स्टेप्स है, बिजनेस टेबल बनाना है, पर्सनल टेबल बनाना है, पर्सनल बनानी है। पर्सनल किस नाम से बनानी है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मान लो कि आपको लाइब्रेरी नाम से बनानी है। अब लाइब्रेरी में क्या क्या कॉलम लेना है, लाइब्रेरी में बुक आईडी लेना है तो एरो पे क्लिक करो, टाइटल लेना है एरो पे क्लिक करो, कितने पेजेस होंगे वो लिखना है, ऑथर का आईडी लिखना है, ठीक है, बुक का प्राइस वगैरह लिखना है, पब्लिशर लिखना है, तो वो भी सब चीजें अवेलेबल है। देखो यहाँ पे पब्लिशर एंटर कर सकते हो, ठीक है। किस डेट पे परचेज किया, डेट ऑफ परचेज एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो फील्ड आपने ली उन फील्ड का टाइप
इंटीजर वैल्यू होगी, बुक आईडी की इंटीजर वैल्यू होगी, टाइटल की कैसी वैल्यू आपको सेट करनी है, ये ऑलरेडी सेटेड है, करना है तो करो, चेंजेस अदरवाइज आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली बनवाना चाहते हो या प्राइमरी की किसी कॉलम को आप सेट करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा वो आईडी नाम से। सेट करना है तो यूज एन एग्जिस्टिंग कॉलम, तो किस कॉलम को बनाना है, सपोज बुक आईडी को बनाना है तो बुक आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो चेंजेस भी आप कर सकते हो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। टेबल किस नाम से सेव होनी चाहिए, लाइब्रेरी नाम से सेव होनी चाहिए, टेबल का नाम भी सजेस्ट कर दिया, इवन आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से टेबल का नाम बदल सकते हो। क्लिक ऑन फिनिश। नाउ द अदर लाइब्रेरी टेबल इज क्रिएटेड, और वो ऑटोमेटिकली आपके सामने डिजाइन व्यू में खुल गई, डेटा शीट व्यू में खुल गई। यहाँ आपको अब बस लाइब्रेरी टेबल में वैल्यूज को एंटर करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या ज्यादा इजी था, जल्दी बताओ क्या ज्यादा इजी था मैम, विजार्ड या डिजाइन व्यू, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना। तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट दो टेबल मैंने यहाँ विजार्ड और डिजाइन व्यू दोनों से आपको बता दी, और डेटा शीट व्यू में डेटा कैसे एंटर करना है हमने वो भी देख लिया। ठीक है जी, तो इतना समझ में आ गया अच्छे से, सारी चीजें बहुत स्क्रैच लेवल से मैंने समझा दी आपको वापस एक बार फिर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएटिंग टेबल यूजिंग, आ गया समझ में, विजार्ड से भी समझ में आ गया। अब यदि आपने जो टेबल बनाई है उसमें आपको एडिट करना है, मान लो किसी कॉलम का नाम गलत हो गया, मान लो कि किसी कॉलम का जो साइज था वो आपको ज्यादा लिखना था, आपने कम लिख दिया। यदि आपको एग्जिस्टिंग कॉलम्स में बदलाव करना है, टेबल के डेटा में नहीं, तो क्या करोगे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो एडिट, रीनेम, डिलीट सारे ऑप्शन मिल जाएंगे राइट क्लिक करने से। जैसे फाइल पे राइट क्लिक करते हो तो कट, कॉपी, पेस्ट, मूव ऑप्शंस आते हैं ना, वैसे टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, और टेबल खुलेगी कहां पर, डिजाइन व्यू में। याद रखना, एडिट पे क्लिक करोगे तो डिजाइन व्यू में टेबल खुलेगी। ये चीज आती है एग्जाम में कि व्हेनेवर यू जस्ट एडिट एन टेबल, तो ये किस व्यू में खुलती है, तो ये डिजाइन व्यू में खुलती है टेबल, जहां फील्ड का नाम, फील्ड टाइप, उसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। जैसे टेबल पे क्लिक किया या फिर एडिट मेन्यू पे भी जाओगे तो यहां से भी आप टेबल को एडिट कर पाओगे, ये डिजाइन व्यू में टेबल आपकी खुली है। ठीक है, इसके बाद डेटा टाइप्स जो अभी मैंने बताए। ठीक है, रोल नंबर किस टाइप का होगा मैम, नंबर टाइप का होगा। मान लो कि रोल नंबर आपका इस तरीके से है कि R101, तो क्या करोगे, यहाँ तो कैरेक्टर भी है। मान लो आपका एड्रेस, आपका स्ट्रीट नंबर है A17 और दिल्ली, इस तरीके से आपका एड्रेस है जिसमें नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, तो क्या सेट करोगे मैम, है ना। प्राइस सपोज आपका 980.50 डेसिमल में है, तो क्या, तो आपके पास ना वैरायटी ऑफ डेटा वैल्यूज होती है, नंबर में, डेसिमल में, अल्फा न्यूमेरिक में, कैरेक्टर्स में, तो उसके लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होते हैं, कॉलम में किस टाइप की वैल्यू है, भाई रोल नंबर में किस टाइप की वैल्यू है, नेम वाले कॉलम में किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है, क्लास में किस टाइप की वैल्यू है, उस टाइप को डिफाइन करता है डेटा टाइप, फील्ड की वैल्यू को डिफाइन करता है कि किस टाइप की है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस बेस्ड डेटा टाइप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, बाइनरी टाइप, डेट एंड टाइम एंड अदर टाइप। न्यूमेरिक में सारे नंबर आ जाते हैं, डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर सब आ जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में आपके अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक से रिलेटेड जितनी भी डेटा टाइप्स होते हैं वो। बाइनरी में जो बाइनरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो। डेट एंड टाइम में डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऐसे कोई कॉलम्स आपने बनाए हुए तो वो। ठीक है, और अदर टाइप में लिंकिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिक टाइप पे, तो न्यूमेरिक में आता है सबसे पहले बूलियन, जिसमें 2 ही वैल्यू रहती है, दैट इज 0 and 1, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। बूलियन मतलब 2 ही पॉसिबल वैल्यू, 0 और 1, ट्रू फॉल्स, येस और नो, पास और फेल, लाइक दिस। ठीक है, अब बूलियन कहाँ सेट करोगे आप, सपोज आपने एक कॉलम बना दिया कि रिजल्ट में पास या फेल ही भरना है सिर्फ, तो वहां पे आप बूलियन सेट कर सकते हो। ठीक है, पास और फेल ही आएगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो बूलियन का मतलब समझ गए, डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 1 ही सेट होती है। नाउ दूसरा होता है टाइनी इंट, देन स्मॉल इंट, देन इंटीजर एंड बिग इंट। याद रखना, ये टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, जैसे इनके नाम वैसे इनके काम है, ये सभी साइज में वेरी कर रहे हैं। ध्यान रखना, साइज मींस 2 से 255 तक टाइनी इंट नंबर्स लेता है, 215 से लेकर -215 से पॉजिटिव तक ये आपका स्मॉल इंट लेता है, 2 to the power 31 माइनस से लेकर 2 to the power 31 प्लस तक इंटीजर लेता है। बिग इंट कहाँ लेता है, 2 to the power 63 तक बिग इंट लेता है। मेरी बात समझ में आ गई, दिस इज द डिफरेंस। और एक होता है जिसको न्यूमेरिक कहते हैं, न्यूमेरिक डेसिमल नंबर्स को लेता है। सपोज आपकी फीस हो गया, प्राइस हो गई, परसेंटेज हो गए, तो वो आप न्यूमेरिक में डिफाइन करते हो। ठीक है, इसके अलावा डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ये भी सब डेसिमल की रेंज को डिफाइन करते हैं।
ठीक है। डेसिमल में भी आप प्रिसीजन कितना सेट करना चाहते हो, हाईएस्ट हो सकता है क्या, तो 10 मैक्सिमम प्रिसीजन, फील्ड टाइप 10 2 to the power 1074, ये इनके सिर्फ जो है साइज पे वेरी करते हैं, बाकी ये सब न्यूमेरिक है। डिफॉल्ट जो हम सेट करते हैं वो नंबर होता है, न्यूमेरिक होता है ना, या फिर डेसिमल होता है जो डिफॉल्ट हम सेट करते हैं, राइट। अब अल्फा न्यूमेरिक में क्या क्या आ जाते हैं, अगर आपने नाम सेट किया है, आपने एड्रेस सेट किया है, तो डिफॉल्ट हम इसको टेक्स्ट में सेट करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फाबेट प्लस नंबर बोथ, या सिर्फ नंबर भी सेट कर सकते, सिर्फ अल्फाबेट भी सेट कर सकते हो। मेमो के अंदर दोनों आ जाते हैं, मेमो से ज्यादा साइज होता है कैर का या फिर हम बोले टेक्स्ट का, ठीक है। एक होता है वॉरकेर और एक होता है आपका वॉरकेर इग्नोर केस, तो ये सभी कैरेक्टर्स के हैं जिसमें टेक्स्ट बेसिकली हमने पढ़ा है। देखो इनके साइज पे ये वेरी कर रहे हैं, ये देख सकते हो, ये इनके साइज हैं जिस पे ये वेरी कर रहे हैं, 50 विच इज 50 नंबर ऑफ, ठीक है, दिस इज 2147483647 कैरेक्टर, UTF-8 कैरेक्टर स्कीम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम या तो टेक्स्ट यूज करते हैं या तो मेमो यूज करते हैं, दो ही यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए या कैरेक्टर्स के लिए, टेक्स्ट या मेमो। नंबर्स के लिए यूज करते हैं नंबर और डेसिमल के लिए यूज करते हैं डेसिमल, ये कॉमन है जनरली जो यूज किए जाते हैं। इसके बाद बाइनरी डेटा टाइप बहुत रेयर यूज किए जाते हैं। इमेज के लिए यूज किया जाता है लॉन्ग वॉर बाइनरी। अब हो सकता है कि आपको टेबल में स्टूडेंट की फोटो भी लगानी है, भाई हमने जो टेबल बनाई है उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी क्लास है, अब मैंने एक कॉलम बना दिया फोटो या पिक्चर, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट की फोटो भी लगानी है उसके नेम क्लास के साथ में। तो इस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, फोटो को किस में लोगे, तो लॉन्ग वर्ड बाइनरी में लोगे, जिसमें बेसिकली आप एक इमेज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, बाइनरी फिक्स वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। अगेन दीज आर डिफरेंशिएट ऑन द बीट्स और बाइट्स की कितने बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स से स्टोर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग वेर बाइनरी ऑडियो वीडियो इमेज किसी भी टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है, GB MB KB इस फॉर्मेट में। डन। डेट एंड टाइम की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल, इस तरीके के यदि आप कोई कॉलम बनाते हो टेबल में तो बेसिकली उसके लिए हम जो डेटा टाइप सेट करते हैं वो होता है डेट एंड टाइम। तो डेट नाम से सिर्फ आप डेट डेटा टाइप को सेट करते हो जिसका एक फॉर्मेट होता है MMDDYY वाला फॉर्मेट, याद रखना ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है MMDDYY, इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा होता है टाइम, यदि आपको टाइम सेट करना है AM PM कब लॉग इन हुआ कब लॉग आउट हुआ वो टाइम सेट करना है आपको, ठीक है, या किस टाइम पर एडमिशन लिया, किस टाइम पर परचेस हुआ है, परचेसिंग हुई है, सेलिंग हुई, तो टाइम में एंटर कर सकते हो, टाइम स्टैंप को भी एंटर कर सकते हो। तो फिलहाल जो यूज होता है कॉमन वो होता है डेट एंड टाइम। टाइम तो बहुत रेयर यूज होता है, डेट अधिकतर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे यू कैन स्टोर जावा लाइक कनेक्टर्स, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक कोडिंग पर्पस ओनली, जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह स्टोर करवाने हैं तो अदर ऑब्जेक्ट्स को भी हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं अदर टाइप को सिलेक्ट करके। ओके, बात समझ में आ गई। तो दीज आर दी डेटा टाइप्स, जो मैंने आपको बताया थे डेटा टाइप्स कहाँ होते हैं। जब डिजाइन व्यू में मैं टेबल क्रिएट कर रही थी तो वहां मैंने आपको सारी डेटा टाइप की लिस्ट बताई थी ना, है ना। चलो देख लेते हैं कि इसको एडिट कैसे करते हैं। आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस बेस पे वापस, ठीक है जी। तो लिब्रे ऑफिस बेस पर हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ इस स्टूडेंट टेबल पे। स्टूडेंट टेबल पे करती हूँ मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक, जैसे मैंने बताया कि राइट क्लिक करना है तो आपको यहाँ एडिट ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज एडिट ऑप्शन। एडिट को सिलेक्ट किया तो देखो मैं आ गई उसने डिजाइन व्यू पे वापस आ चुकी हूँ। अब डिजाइन व्यू में देखो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सपोज इस रोल नंबर वाले कॉलम को डबल क्लिक किया और रोल नंबर वाले कॉलम में हमने नंबर सेट किया हुआ है, मुझे इसका नंबर हटा के टेक्स्ट करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुल चुकी है। डेटा टाइप्स जो मैंने बताए, टाइनी, बिग इंट, इमेज, बाइनरी, टेक्स्ट, मेमो, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, फ्लोट, रियल, यस, नो दैट इज बूलियन, टेक्स्ट, वर्कर, डेट, टाइम, अदर, सारे डेटा टाइप्स आपको दिख रहे हैं जो मैंने अभी बताए। ये सभी साइज पे वेरी करते हैं, इनके टाइप ऑफ वैल्यू पे वेरी करते हैं। तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो, यहां से जो चेंज करना है वो चेंज करके टेबल को सेव कर लेना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट जो मैंने अभी बताया कि आप कैसे टेबल को एडिट कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर बदल सकते हो। तो आप इस पे राइट क्लिक करोगे ना, टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो। टेबल पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो टेबल को कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, है ना, ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे है, डिलीट, रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट, ऑल द ऑप्शंस आर हियर, जो कि एक टेबल से रिलेटेड है। तो इतना क्लियर हो रहा है। चलो आ चुके हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स।
ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टेबल पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम टेबल पे रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे बदलना है। अब टेबल के अंदर जो लिखा हुआ डेटा उसको कैसे बदलना है, तो उसके लिए आपको एडिट डेटा ऑप्शन पे जाना होगा। जहां आपकी टेबल डेटा शीट व्यू में खुलती है ना, वहां पे एडिट मेन्यू में जाओगे, एडिट डेटा ऑप्शन पे जाओगे तो आप डेटा को एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो डेटा को भी हम एडिट कर सकते हैं एज वेल एज हम टेबल का स्ट्रक्चर भी बदल सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। देखो ये टेबल का डेटा शीट व्यू में खुला हुआ है, यहाँ पे एक एडिट डेटा ऑप्शन होता है। एडिट ऑप्शन में जाते हो तो वहां भी एडिट डेटा ऑप्शन होता है, जिससे हम टेबल को एडिट कर सकते हैं। एक्चुअल में टेबल का स्ट्रक्चर एडिट कर सकते हैं। ध्यान से समझना, ये टेबल पे राइट क्लिक किया मैंने और एडिट पे गई तो टेबल का स्ट्रक्चर बदलोगे, कॉलम नेम, कॉलम नंबर, साइज, अंडरस्टूड। और वही यदि मैंने क्या किया, टेबल पे डबल क्लिक किया तो हम टेबल के अंदर आ चुके हैं जहां डेटा है। किसी डेटा को बदलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट दैट डेटा। और ये देखो एडिट डेटा ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, कट कॉपी पेस्ट के पास ये एडिट डेटा ऑप्शन दिख रहा है, आइकन भी दिख रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो इस डेटा को एडिट कर पाओगे। अगर इस एडिट डेटा पे क्लिक नहीं करोगे तो नहीं एडिट कर पाओगे। मान लो मैं यहाँ पे इसको बदलना चाह रही हूँ, देखो कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि जैसे ही आप इस पे एडिट डेटा पे क्लिक करोगे, मैंने ये एडिट डेटा यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, देखो ये सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, है ना, तब आप यहाँ पे इसको एडिट कर पाओगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया राम की जगह रमेश, ठीक है, क्या लिख दिया, रमेश। ओके, नाउ अब मैं इसको सेव करती हूँ तो वो आपसे पूछ रहा है यू वांट टू एडिट द डेटा, यस, देन क्लिक ऑन सेव। तो अब वो राम रमेश से सेव हो चुका है। और एडिट डेटा ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, एडिट में जाते हो तो यहाँ भी आपको एडिट डेटा ऑप्शन मिल जाता है। एडिट डेटा पे क्लिक करोगे, एडिट डेटा मोड में रहोगे तो ही एडिटिंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं। और ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, दो जगह, एडिट में जाके और एडिट डेटा ऑप्शन भी ऊपर आइकन भी मिल जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें बता दी कि टेबल में एडिटिंग करना है और टेबल के रिकॉर्ड को एडिट करना है तो कैसे करना है। अब यदि आपको कोई नया डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्शन तो बहुत ईजी है, डबल क्लिक करो, नहीं रोको, इंसर्ट करते जाओ डेटाबेस में और वो इंसर्ट हो जाएगी। टाइपिंग स्टार्ट करो, टैब की प्रेस करो तो अलग अलग कॉलम वैल्यूज को इंसर्ट कर पाओगे। एंटर प्रेस करोगे तो अगली कॉलम वैल्यूज पे आ जाओगे। जैसे ये टेबल आपकी यहाँ खुली है, अब वन बाय वन आपने यहाँ पे कितने 7 रिकॉर्ड एंटर कर लिए, एंटर प्रेस करके। सो दिस इज इंसर्टिंग अ वैल्यूज इनसाइड द टेबल। अभी टेबल की वैल्यूज को डिलीट करना है तो सेम मैम, रो पे राइट क्लिक करोगे, डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी रिकॉर्ड्स वैल्यूज। वही करना है, राइट क्लिक ऑन द रो, डेटा सेल पे, सेल की वैल्यू डिलीट करना है या पूरी रो डिलीट करना है तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। डिलीट पे क्लिक करना तो डिलीट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम ये टेबल पे है, सपोज कि मुझे इस रमेश वाले को डिलीट करना है तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर हियर। डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताती चल रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें रिलेटेबल हो और समझ में आ सके। अब यदि आपको टेबल के डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग समझते हो क्या होता है, इसका क्वेश्चन भी आता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पे टेबल की वैल्यू को अरेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम मैम, टेबल की वैल्यू को अरेंज करना चाहते हैं। कैसे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर मैम डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ग्रेटर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, मान लो कि आपने कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं, अब रोल नंबर को आप सिक्वेंशियली अरेंज करना चाहते हो स्मॉलर टू ग्रेटर ऑर्डर में, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। मान लो आपके पास नेम है स्टूडेंट के, तो नेम को, स्टूडेंट के नेम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हो A to Z ऑर्डर में, तो आप अगेन यहाँ असेंडिंग सॉर्ट अप्लाई कर दोगे। तो आप किसी कॉलम की वैल्यू को अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग, Z to A to Z, 0 to 9, 9 to 0 ऑर्डर में। दिस इज नोन एज असेंडिंग डिसेंडिंग। एक कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो, 2 कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी आपको ये प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए क्या करना है, सॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। सॉर्ट बटन कहाँ मिलेगा, ऊपर टूल बार में मिल जाएगा। ठीक है, टेबल डेटा टूल बार में मिल जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स। ध्यान रखना, सॉर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना होगा वो कॉलम जिसको आपको सॉर्ट करना है। अभी सॉर्ट भी क्या करना है, असेंडिंग सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग सॉर्ट करना है, तो वो सिलेक्ट करना होगा। तो 4 चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। क्या, सबसे पहले तो सॉर्ट बटन पे क्लिक करना है, सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, किस टाइप की सॉर्टिंग करना है, कौन से कॉलम में करना है तो कॉलम सिलेक्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, तो वो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। इसका आइकन भी मिलता है, जैसे एडिट डेटा का आइकन मिला ना, इसका आइकन भी मिल जाएगा, उसमें भी क्लिक करोगे तो भी सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है जहां पे आपको एक से ज्यादा कॉलम के नाम लिखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसी सॉर्टिंग करनी है वो बतानी है, ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके टेबल के रिकॉर्ड सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखिए क्या
है ना। यहाँ पे आ गए, सपोज हमें इस नेम वाले कॉलम को सॉर्ट करना है। यहाँ देखो ये जो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सॉर्ट असेंडिंग का है, सॉर्ट डिसेंडिंग का है। आइकन भी दिख रहा है, सपोज मैंने सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कर दिया तो ये मोहन रमेश श्याम अरेंज हो गया। सपोज कि मैंने इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने इसको डिसेंडिंग सॉर्ट कर दिया तो ये श्याम रमेश मोहन अरेंज हो गया। सपोज मुझे दो कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्ट करना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे पहले तो इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आप मान लो इन दोनों कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो, ये नहीं भी होते सिलेक्ट तो डोंट पैनिक। आपको यहाँ से जाना है टूल्स में, नहीं कहाँ मिलेगा, डेटा पे, यस डेटा में आ जाना है और यहाँ आ जाना है आपको सॉर्ट पर। तो दिस इज सॉर्ट ऑर्डर डायलॉग बॉक्स, डेटा में जाना है, डेटा में मिलेगा सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। डेटा टूल में जाना है, सॉर्ट ऑर्डर खुल गया। यहाँ देखो कॉलम्स, सपोज नेम वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर वाला कॉलम, दो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए, एक को असेंडिंग में सॉर्ट करवाना है, दूसरे को भी असेंडिंग में सॉर्ट करवाना है। देन क्लिक ऑन ओके। तो नाम और रोल नंबर दोनों असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम दोनों में आप इसको सॉर्टिंग करवा सकते हो और दोनों मैंने यहाँ आपको अप्लाई करके बता दिया। तो सॉर्टिंग भी समझ में आ गया। अब फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो अभी हमने देखी। तो सबसे पहले तो फील्ड में आपको कुछ ना कुछ एंट्री करना जरूरी है, आप नल वैल्यू सेट नहीं कर सकते हो। ऑलवेज एंटर द फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड ऑर्डर में। लेंथ बतानी होती है कि किसी भी कॉलम में कितनी वैल्यूज आपको स्टोर करवानी है, कितने कैरेक्टर स्टोर करवाने, कितने नंबर स्टोर करवाने हैं। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लेंथ साइज होता है वो होता है 10 तो डिफॉल्ट लेते ही है, 10 कैरेक्टर, 10 नंबर, 10 डेसिमल वैल्यूज, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम लेना है तो आपको लेंथ की वैल्यू सेट करनी होती है। कितने डेसिमल प्लेसेस, मान लो परसेंटेज आपके 98.46, आप इसके आगे डेसिमल प्लेसेस कितनी शो करना चाहते हो, 4 डेसिमल प्लेसेस, 8 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताना होती है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू, मान लो कि सभी बच्चों के परसेंटेज 90 है तो डिफॉल्ट वैल्यू 90 सेट कर सकते हो। मान लो सभी बच्चे जो एंटर्ड है वहां पे 10th क्लास के हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू 10 सेट कर दी, क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू 10 सेट कर दी। दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू कॉलम, ठीक है। और एक और है यहाँ पे फॉर्मेट एग्जांपल, दिस फील्ड प्रॉपर्टी अलाउज यू टू डिस्प्ले डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। डेटा आपको किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मेट के भी एग्जांपल्स दिए होते हैं। तो ये कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज है, मतलब आप फील्ड का डेटा टाइप साइज तो बताते हैं, उसके अलावा भी इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज है जो कि डिजाइन व्यू में हमने नीचे देखी थी, ठीक है। ये वही डिजाइन व्यू की ही प्रॉपर्टीज है, समझ में आया। एंड द लास्ट इन दिस चैप्टर इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में। एक्चुअली ये जो यूनिकनेस है, ये जो कीज हैं, वो काम कैसे करती है, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के थ्रू ही काम करती है। अभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करूं तो यहाँ हम दो टेबल को एक रेफरेंस की तरह एक्सेस कर रहे होते हैं, दोनों टेबल को लिंक कर रहे होते हैं। एक ऐसा कॉलम होता है जो दोनों टेबल को एक्सेस करने के लिए बना होता है, कॉमन कॉलम होता है। जैसे रोल नंबर स्टूडेंट में भी है और रोल नंबर फीस में भी है, तो दोनों में रोल नंबर है, लेकिन स्टूडेंट टेबल के लिए रोल नंबर प्राइमरी की है, फीस टेबल के लिए रोल नंबर फॉरेन की है ना। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ रूल इन आरडीबीएमएस, इट स्टेट्स दैट फॉरेन की मस्ट हैव मैचिंग प्राइमरी की। जैसे आपके स्कूल में जब आप जाते हो तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस, डिसिप्लिन होते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। स्कूल में जाते हो तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में ड्रेसअप होके जाना होता है, ऐसे उठ के नहीं जा सकते हो, पहला रूल, अंडरस्टूड। टाइम पे पहुंचना होता है, दूसरा रूल। वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्रिएट किए जाते हैं, जो बेसिकली फॉरेन की और प्राइमरी की के अकॉर्डिंग होने चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। इट डज नॉट अलाउ टू एंटर अ रिकॉर्ड इन चाइल्ड टेबल फॉर विच यू डू नॉट हैव एनी मैचिंग रिकॉर्ड इन पेरेंट टेबल। मान लो कि स्टूडेंट टेबल में मैंने किसी रोल नंबर से कोई बच्चा 101 डिलीट किया, तो वो फीस टेबल में उसी रोल नंबर से वो बच्चा डिलीट होगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम यहाँ पे रिलेटेड हैं। दिस इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अंडरस्टूड। सो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, यही एडवांटेजेस होते हैं कि आप मोर देन 2 टेबल से डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। इफ वन रिकॉर्ड ऑफ एनी टेबल इज चेंजेस देन अनदर टेबल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। उस अनदर टेबल में भी जो है चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, दूसरी टेबल में भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यही बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से डीबीएमएस पॉपुलर है। कितने टाइप की रिलेशनशिप आप एग्जिस्ट करवा सकते हो? दिस रिलेशनशिप विल बी 1 to 1, 1 to many और many to many। 3 टाइप की हो सकती है। अगर मैं बात करूं 1 to 1 की, तो ध्यान से सुनो, आप एक हो, आपका एक ही आधार नंबर है, आपका एक ही पैन कार्ड नंबर है, आपका एक ही डेट ऑफ बर्थ है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? ऐसा तो है नहीं कि आपकी 10 डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा नहीं होता ना। आपके 10 रोल नंबर है, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप एक हो और आपकी इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन, सिंगल इंफॉर्मेशन है,
मीन्स कि आप 1 to 1 रिलेटेड हो। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो दिस इज नोन एज 1 to 1 रिलेशनशिप और वाइस वर्सा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो किसी स्टूडेंट का नेम, उसका आधार नंबर, ठीक है, तो उसका जो आधार नंबर है वो 1 to 1 रिलेटेड होगा पर्सनल डिटेल टेबल से और पर्सन की इंफॉर्मेशन टेबल, दोनों टेबल में वो इंडिविजुअली एक्सेस करेगा। तो एक पर्सन, उसका एक ही आधार नंबर, वन पर्सन हैज वन आधार नंबर, दिस इज 1 to 1 रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? वही बात करें मेनी टू मेनी की, तो पहले हम समझ लेते हैं 1 to many, है ना? 1 to many नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं, 1 to many समझ लो पहले, ठीक है? 1 to many, फिर many to many समझेंगे। अब 1 to many में क्या है? 1 स्टूडेंट है और ये 1 स्टूडेंट क्या कर रहा है? ये 1 स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, IT, साइंस। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, दिस इज मल्टीपल सब्जेक्ट्स, and 1 student, this is known as 1 to many relationship या vice versa, many to 1 relationship। now what about many to many relationship मैम? तो जब many to many relationship की बात करें तो आप ही की क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट है और वो 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो many students many subjects, this is known as many to many relationship। तो in this type of relationship many records are associated with many records of another table। एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। जैसे many teachers are teachers many स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स हैं आपके स्कूल में, वो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं लगभग, ठीक है? तो हम यहाँ क्या कहेंगे? दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड दिस थिंग? रिलेशनशिप भी समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब इस रिलेशनशिप को आखिर क्रिएट कैसे करें मैम? एक क्वेश्चन ये भी आता है, स्टेप्स नहीं आती है, रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करोगे, कैसे आप ये 1 to 1 to many रिलेशनशिप बनाओगे, 2 टेबल में से डेटा कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप को क्रिएट करना होता है और रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए 2 टेबल्स, टेबल 1 और टेबल 2, और होने चाहिए दोनों टेबल में कॉमन कॉलम्स, वो कॉमन कॉलम जो दोनों में एक जैसा होगा, जो दोनों में एक जैसा होगा। तो टेबल 1 के लिए वो कॉमन कॉलम प्राइमरी की होगा, टेबल 2 के लिए वो प्राइमरी कॉलम फॉरेन की होगा। जब ये दोनों टेबल एग्जिस्ट करेंगे, दोनों में एक कॉमन कॉलम होगा, तो आप इन दो में प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा पाओगे। सो स्टूडेंट टेबल हमने बनाई हुई है जिसमें प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, एक कोर्स टेबल बना दी जिसमें क्या होगा, कोर्स आईडी जो है प्राइमरी की होगा, लेकिन उसी कोर्स टेबल में बेसिकली आप देखोगे कि हम फॉरेन की स्टूडेंट आईडी भी बनाएंगे जो कि फॉरेन की होगा। मतलब कोर्स आईडी में आपने स्टूडेंट आईडी को भी ऐड किया हुआ है, कोर्स टेबल में स्टूडेंट आईडी भी ऐड किया हुआ है और स्टूडेंट टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है, दोनों में स्टूडेंट आईडी है, बट स्टूडेंट टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, कोर्स टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप स्टूडेंट टेबल में कोई भी आईडी के अकॉर्डिंग वैल्यू सर्च करोगे या किसी भी आईडी में कोई वैल्यू चेंज करोगे तो वो कोर्स टेबल में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से? सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ, जो हमने अभी सीखा कि रिलेशनशिप का क्या रोल है। इस रिलेशनशिप को आप डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो तीनों रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है जी, चलिए आ गए अब हम 12th नंबर के चैप्टर पे, मतलब आपकी बुक में जो भी चैप्टर नंबर है बट चैप्टर नाम तो सेम होगा, दैट इज रिट्राइविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज। क्वेरीज की मदद से डेटा को कैसे रिट्राइव करते हो, मतलब वही टेबल में यदि आपको डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है तो आप कैसे करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक्चुअली रिट्राइविंग का मतलब क्या होता है, रिट्राइविंग मतलब टेबल से डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना। ठीक है, टू गेट द डेटा वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, दिस इज नोन एज रिट्राइविंग डेटा वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ ओनली वन ऑब्जेक्ट, दैट इज क्वेरी। अभी टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल को डिजाइन कैसे करना है, डेटा शीट व्यू का यूज कैसे करना है वो तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब टेबल में से यदि वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम क्वेरीज का, और विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज लिब्रे ऑफिस बेस में आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। तो क्वेरी होता क्या है, अ क्वेरी इज अ सिंपल क्वेश्चन दैट यू आस्क टू अदर्स टू गेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मान लो कि आपकी ने जो एक स्टूडेंट टेबल बनाई हुई है उसमें 40 स्टूडेंट्स है, अब मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं। दिस इज माई क्वेश्चन, आई वॉन्ट द इंफॉर्मेशन of the students who resides in Delhi। ठीक है, या मुझे उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्लास 10th में है, या मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने 90% अबव मार्क्स स्कोर किए हैं। आई जस्ट वांट द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बेसिस पर मैं उस टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज नोन एज रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम द टेबल विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। ओके, इसके लिए हम क्वेरीज क्रिएट करेंगे। क्वेरी को अगेन 2 तरीके से क्रिएट करते हैं, डिजाइन व्यू की मदद से और विजार्ड की मदद से। ठीक है, वही 2 तरीके होते हैं। अब यहाँ पे यदि आप क्वेरी को एक्सेस करते हो तो क्वेरी अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि मैम जो आप क्वेरी अप्लाई कर रहे हो वो किस टेबल पे अप्लाई कर रहे हो।
स्टूडेंट टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं मैम, तो आपको टेबल पता होनी चाहिए। अब इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स पे आप अप्लाई कर रहे हो, कौन कौन से फील्ड्स पे अप्लाई कर रहे हो, तो मुझे स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो जो कॉलम आपको चाहिए वो मिल गए, साथ में उनका एड्रेस चाहिए, तो स्टूडेंट नेम और कॉलम, स्टूडेंट नेम और एड्रेस, ये दो कॉलम्स मुझे एक्सेस करने हैं टेबल से। ओके, अब जैसे ही मैंने बोला कि मुझे पूरी टेबल में स्टूडेंट नेम और उनका एड्रेस चाहिए, तो सारी वैल्यूज उठ के आ जाएगी, पर मैंने और इसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए एड्रेस के साथ में जो सिर्फ दिल्ली में रहते हैं। तो यहां आपने लगाया एक क्राइटेरिया, क्या लगा दिया, एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया, क्या लगा दिया कि जो एड्रेस वो अगर दिल्ली के बराबर होगा, एड्रेस वाली वैल्यू में कॉलम में कहीं भी दिल्ली मिलेगा, तभी वो स्टूडेंट का नाम और उसका एड्रेस शो कर दे। तो कोई भी क्वेरी रन करने के लिए पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी टेबल, दूसरा आपको सिलेक्ट करना होगा कॉलम्स जिन पे आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है, तीसरा आपको अप्लाई करना होगा क्राइटेरिया। इवन आप यहाँ पे मोर देन वन क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, आप इन यहाँ पे फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है फंक्शंस क्या होते हैं? सपोज कि मेरे पास में स्टूडेंट्स की फीस है, फीस वाला कॉलम बना हुआ है, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल फीस चाहिए। भाई 40 स्टूडेंट है क्लास 10th में, 40 स्टूडेंट की टोटल फीस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्वेरी फायर करेंगे, टेबल स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, फील्ड सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे फीस, और क्राइटेरिया, अभी क्राइटेरिया यहाँ कुछ अप्लाई नहीं करोगे, आप फंक्शन अप्लाई करोगे। फंक्शन क्या लगा दोगे, सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या कर देगा, सम फंक्शन में आप पास कर देना फीस वाला कॉलम, तो ये सम फंक्शन आपकी पूरी फीस का टोटल करके आपको विजिबल कर देगा। ठीक है, मान लो मुझे सर्च करना है ए नाम से कितने स्टूडेंट है, ए नाम से कितने स्टूडेंट है, ए कैरेक्टर से जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या, क्राइटेरिया में एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को भी आप यूज कर सकते हो। तो बेटा क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। मान लो मुझे ये चाहिए 90 अबव मार्क्स किसके हैं, तो ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब कर सकते हो आप। ओके, तो बेसिकली वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कॉलम सिलेक्ट करना होता है, कॉलम का एलियास आप दे सकते हो, साथ में आपको पहले टेबल सिलेक्ट करनी होगी जिस टेबल पे आपको अप्लाई करना है क्वेरी। अगर आप रिजल्ट को सॉर्ट करवाना चाहते हो तो सॉर्ट क्राइटेरिया भी यहाँ होता है, यहाँ पे एक और क्राइटेरिया होता है फंक्शंस के नीचे सॉर्ट, कि आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। अब इस रिजल्ट को आपको विजिबल करवाना है, नहीं करवाना है, क्वेरी रन हो तो इस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। सम, मिन, मैक्स काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज काउंट, इन फंक्शंस का यूज कर सकते हो। जो भी क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है वो क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आपको 2 कॉलम पे क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो और लगा के आप 2 या 2 से ज्यादा कॉलम पे भी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी जो है क्वेरीज का ही एक पार्ट है। जब हम क्वेरीज जनरेट करते हैं, जब हम क्वेरीज को डिजाइन व्यू में बनाते हैं, तो हमें ये सारी वैल्यूज को देना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी दो, यहाँ पे कुछ ऑप्शनल भी होती है। सॉर्ट नहीं करना है तो सॉर्ट की वैल्यू नहीं दोगे, अगर आपको फंक्शन नहीं अप्लाई करना है तो फंक्शन की वैल्यू नहीं दोगे। तो ये सारी वैल्यूज हमें डिजाइन व्यू में क्वेरी खुलती है जहां पे हमें ये वैल्यूज देनी होती है। ठीक है, अब एक बार यदि क्वेरी जनरेट हो गई तो मैम क्या हम क्वेरी में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग क्वेरी को एडिट कर सकते हो। अगेन वही, क्वेरी पे राइट क्लिक करोगे तो जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो आप एडिटिंग कर पाओगे क्वेरी पे राइट क्लिक करके। समझ में आ गया बात? अब जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो किसी सिंगल फील्ड में चेंजेस करना है तो आप सिंगल फील्ड में चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द डेटाबेस पेन रिसेंटली क्रिएटेड अ क्वेरी स्टूडेंट आईडी नेम एंड टोटल। हमें स्टूडेंट का आईडी, नेम और टोटल चाहिए था। हमने राइट क्लिक किया क्वेरी पे, एडिट पे क्लिक किया तो जो भी आपका क्वेरी था वो डिजाइन व्यू में खुल गया जहां आपने बनाई थी। अब हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें 300 से ऊपर जो टोटल वाले बच्चे हैं उनकी डिटेल चाहिए। क्या बोला मैंने? जिन बच्चों का टोटल 300 से ज्यादा होगा उनकी डिटेल चाहिए। तो हमने इस क्वेरी को एडिट कर दिया एंड क्लिक ऑन रन क्वेरी, तो क्वेरी आपकी रन होगी। 300 से ज्यादा जिनके मार्क्स होंगे उन बच्चों की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। समझ में आया? तो क्वेरी को इस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हो। क्वेरी में आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड जैसे मैंने बताया कि उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो एस से स्टार्ट होता है, लाइक अनुभा, ठीक है, अमित, ठीक है जी, अरुण, इस तरीके से जो एस से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक एक बच्चे का नाम लिख के सर्च नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करेंगे। परसेंटेज यूज करोगे जो मल्टीपल कैरेक्टर को सर्च करता है। क्वेश्चन मार्क यूज करोगे जो सिंगल कैरेक्टर को सर्च करता है, सिंगल अल्फाबेट को, ठीक है। और लिस्ट इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ये अगेन इट मैचेस विद द सिंगल कैरेक्टर। वैसे यहाँ पे एक और ब्रैकेट होता है जिसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ये भी बेसिकली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही यूज होता है। और एक होता है यहाँ पर हाइफन, इट मैचेस वन रेंज ऑफ कैरेक्टर A to Z और Z to A ऑर्डर।
समझ में आ गया। जनरली जो यूज होता है वो होता है आपका परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, लाइक प्रेडिकेट में लाइक के साथ लिखेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले नेम, और परसेंटेज के मतलब अमित हो गया, अर्जुन हो गया, अनुभव हो गया, अभिजीत हो गया। ए के बाद कितने भी कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स को सर्च करें बट स्टार्ट ए से होना चाहिए, तो परसेंटेज यूज कर लेंगे। ठीक है, मान लो ग्रेड सर्च करनी है मुझे, तो ग्रेड भी क्या होगी, ए से स्टार्ट होगी और ए के बाद सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर लेना है ए प्लस। जिन बच्चों की ए या ए प्लस ग्रेड हो वही हमें शो हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक में लिख देंगे ए और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ए और ए प्लस को सर्च करेगा बस, और ये ए परसेंटेज अभिजीत, अनुभव, अरुण, आर्यन, जो ए से स्टार्ट होने वाले नेम है उन सबको सर्च कर लेगा, चाहे फिर कितने भी कैरेक्टर हो ए के बाद। समझ में आ गई बात। तो परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ में आ गया। देखो ये बी परसेंटेज, बी से स्टार्ट होने वाले नेम, परसेंटेज ई एंड होने वाला, ई से एंड होने वाला। अगर मैंने लिखा परसेंटेज ई, तो ई से एंड होने वाले जितने नेम होंगे, कैरेक्टर्स होंगे वो शो हो, पहले कुछ भी हो, जैसे हो सकता है सेम, ठीक है, नेम, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ई से एंड होने वाले। वहीं स्लैश परसेंटेज, परसेंटेज और परसेंटेज, तो यहाँ बीच में ओ आर आना चाहिए, आजू बाजू इसके जो आसपास लेफ्ट राइट में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखा हमने यहाँ पे अंडरस्कोर एन परसेंटेज, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर होगा, एन होगा, एन के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सर्चिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है, तो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, काउंट फंक्शन, टोटल फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम। तो क्वेरी में आप इन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट करना है लाइक दिस। आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वैसे ये आ नहीं रहा है बट इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। कितने टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, डीडीएल एंड डीएमएल। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। डिटेल्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखने को तो नहीं आएगी, बट जो आ सकता है, जिसके चांसेस है, वो मैंने यहाँ सब इंक्लूड किया आपके लिए। ठीक है, तो डीडीएल दैट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल दैट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये 2 टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ग्राफिकली बताया ना, क्रिएट यूजिंग विजार्ड, क्रिएट डिजाइन व्यू, क्लिक करना है और टेबल खुल जाएगी, ये सभी यहाँ पे कमांड लिख के रन होता है। तो यहाँ पे यदि आपको टेबल क्रिएट करनी है तो डीडीएल के अंदर क्रिएट टेबल होती है, टेबल में चेंजेस करने, स्ट्रक्चर बदलना है, कॉलम बदलना है, कॉलम का साइज बदलना है तो अल्टर कमांड होती है, कॉलम डिलीट करना है तो ड्रॉप होती है, ट्रंकेट कमांड होती है। बेसिकली यहाँ पर ऑल द रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एलोकेटेड टेबल है ना, सब कुछ रिमूव कर देगा। रीनेम करना है तो टेबल का नाम बदल सकते हो। तो ये डेटा डेफिनेशन जो कमांड्स है वो टेबल में बदलाव के लिए यूज होती है। वहीं डेटा मैनिपुलेशन की बात करूं तो टेबल के रिकॉर्ड में यदि बदलाव करना है ना, जो आपने एंटर किए 40 रिकॉर्ड, उनको एक्सेस करना है तो देखने के लिए सिलेक्ट, ठीक है, इंसर्ट के लिए इंसर्ट कमांड, अपडेट करना है, वैल्यू बदलनी है, फोन नंबर बदलना है, नाम बदलना है, रोल नंबर बदलना है तो इंसर्ट, अपडेट। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर बच्चे की पूरी डिटेल डिलीट करनी है जो स्कूल से जा चुका है, या उसको आप अगली क्लास में प्रमोट करते हो तो प्रीवियस क्लास से डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक नहीं करोगे मतलब इसके लिए कमांड लिखोगे। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को, बेसिकली डेटाबेसेस को टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं और इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएशन, अपडेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। तो आरडीबीएमएस की फेमस पर्टिकुलर लैंग्वेज विच इज एसक्यूएल लैंग्वेज। विदाउट दिस लैंग्वेज वी कांट क्रिएट डेटाबेस स्पेसिफिकली इन MySQL, IBM SQLite एंड दिस सॉफ्टवेयर्स। बाकी ये जो MS एक्सेस हो गया, लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, यहाँ पे दोनों सपोर्ट करता है, SQL को भी सपोर्ट करता है एज वेल एज आपका जो ग्राफिकल व्यू है उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसको खत्म करने के पहले एक क्वेरी रन करके जरा देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारी टेबल है, रोल नंबर है, नेम है। ठीक है, सपोज कि मुझे यहाँ पर क्या एक्सेस करना है, क्वेरी रन करना है, तो मैंने इस क्वेरी पर डबल क्लिक किया तो क्रिएट क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू एंड विजार्ड। सपोज मुझे डिजाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट करना है, डिजाइन व्यू इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ आपको सारी चीजें दिखेगी। तो डिजाइन व्यू का ये जो इंटरफेस है खुल चुका है, जो 3 पार्ट में होता है, पहले टेबल, दूसरा यहाँ पे आपको टेबल दिखेगी और तीसरा यहाँ आपको क्राइटेरियाज दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना, क्लियर। पहले आपको सिलेक्ट करनी है टेबल। सपोज मैंने टेबल सिलेक्ट कर ली, कौन सी, स्टूडेंट टेबल, क्योंकि लाइब्रेरी में तो डेटा ही नहीं है, ऐड कर दो, ये स्टूडेंट टेबल आ गई। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा टेबल में रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डेटा वैल्यूज एक्सेस करनी है तो आप मल्टीपल टेबल को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज। तो ये स्टूडेंट टेबल आप देखो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये स्टूडेंट टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। ठीक है,
आ चुकी है। अब इस स्टूडेंट टेबल में से एक्सेस किया करना है। फील्ड कौन सी लेनी है, तो हमने यहाँ क्लिक किया, एरो आ गया। स्टूडेंट टेबल में से हमें स्टूडेंट का रोल नंबर और क्या सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ में स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करना है। रोल नंबर और नेम चाहिए, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, रोल नंबर और नेम, बस अभी इतना ही चाहिए मुझे। कोई फंक्शन, कोई क्राइटेरिया, कोई सॉर्ट, एलियास कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो आई जस्ट सेव दिस क्वेरी, मैंने इस क्वेरी को सेव कर दिया और सेव करने के बाद क्वेरी 1 से हम इसको सेव कर देंगे, ओके कर देते हैं, ठीक है, और क्लोज कर दो यहाँ से। तो अब ये क्वेरी आपकी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। रन करना था तो वैसे डबल क्लिक करोगे तो रन भी हो जाएगी, है ना। ये रन हो गया, देखो रोल नंबर और नेम, वहां ऊपर एक रन क्वेरी का ऑप्शन भी था, उस पर भी जाओगे तो क्वेरी आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। दोनों ऑप्शन आर अवेलेबल, ठीक है। अब ये तो क्वेरी रन हो गई, रोल नंबर और नेम शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्लास प्लस, ठीक है जी। चलो अब इस क्वेरी को एडिट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करो, इस क्वेरी पे राइट क्लिक करोगे, जैसे टेबल को एडिट किया था वैसे ही एडिट पे आ जाओ। एडिट में आ गए तो ये सेम क्वेरी डिजाइन व्यू में फिर से खुल गई। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फंक्शन सेट करना है, क्राइटेरिया बदलना है, जो भी आपको अप्लाई करना है, जो हमने अभी डिटेल में समझे, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस तरीके से हम क्वेरी को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसमें इंसर्शन डिलीशन भी अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ से क्वेरी पे राइट क्लिक करोगे तो इंसर्शन डिलीशन भी हो जाएगा, ये सारे क्राइटेरियाज को भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सब मैंने डिटेल में प्रैक्टिकली समझाया हुआ है, ठीक है, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकली हम इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया। अगर एसक्यूएल का कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ से इससे बाहर से नहीं आएगा, एसक्यूएल क्वेरीज नहीं आएंगी। बेसिकली आपसे एसक्यूएल के बारे में पूछ लेंगे तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट्स को आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज वर्किंग विथ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अब आपके बुक में ना वर्किंग विथ फॉर्म्स अलग दिया हुआ है और वर्किंग विथ रिपोर्ट्स दो अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है। मैंने इन दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर में यहाँ पे विजिबल किया हुआ है, क्योंकि लगभग ये दोनों होते एक जैसे ही है। फॉर्म्स किस लिए यूज किया जाता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। सिंगल यूजर यदि कोई इनपुट देना चाहता है तो वो बेसिकली फॉर्म्स में दे सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे आप अपने स्कूल में एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि आप जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो तो उसके लिए कोई फॉर्म फिल करते हो, गूगल फॉर्म्स वगैरह हम फिल करते हैं, जो कि किसी इंडिविजुअल वैल्यू को होल्ड करता है। यूजर से वैल्यू यदि आपको इनपुट लेनी है तो हम यहाँ पे फॉर्म का यूज कर लेते हैं। अब जो भी वैल्यू आप फॉर्म में लिखते हो वो टेबल में जाके स्टोर होती है। मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जो हमारे पास है, उस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास क्या है मैम, रोल नंबर है, नेम है और क्लास है, ठीक है, जहां पे दो बच्चों की एंट्री भी है बकायदा, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि ये जो वैल्यू है मैं टेबल में डायरेक्ट एंटर ना करके मैं फॉर्म के थ्रू यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करूं, ठीक है, कि यूजर बकायदा फॉर्म में जो है वैल्यूज को एंटर करे। डन। तो हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट फॉर्म बना दिया जिसमें हमने कुछ इस तरीके से कॉलम्स बना दिए, रोल नंबर और आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, नेम उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, क्लास उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे हमने एक सबमिट या ओके बटन बना दिया, ठीक है। अब यूजर जो भी यहाँ रोल नंबर, नेम और क्लास लिखेगा और यहाँ पे होते हैं कुछ बटन्स, जैसे ही उन पे क्लिक करेगा, एक्चुअली एक टूल बार होती है, जैसे ही यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो वैल्यू जो उसने यहाँ एंटर की होगी वो इस टेबल में रिफ्लेक्ट करेगी और टेबल की एक एक एंट्री को आप यहाँ फॉर्म पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, फॉर्म और टेबल। फॉर्म में चेंजेस करोगे तो टेबल में दिखेंगे, टेबल में कुछ चेंजेस करना है, टेबल से वैल्यू को इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो, फॉर्म से भी टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जिस टेबल से रिलेटेड आप फॉर्म बनाओगे उसी टेबल से रिलेटेड आप यहाँ पे काम करोगे। अब आखिर मैम इस फॉर्म को बनाए कैसे, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड, है ना। दो तरीके से बना सकते हो, फॉर्म को भी डिजाइन व्यू से भी बना सकते हो और आप फॉर्म को विजार्ड की मदद से भी बना सकते हो। जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट्स आपको बताया ना, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब दो दो तरीके से बन सकते हैं, डिजाइन व्यू से भी, विजार्ड से भी। विजार्ड से इजी इसलिए होता है क्योंकि सब चीजें आपके सामने होती है, बस नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। डिजाइन व्यू से टफ इसलिए होता है क्योंकि वहां स्क्रैच से आपको एक एक चीजें डिजाइन करनी पड़ती है। तो मेरी बात समझ में आ गई। अगर विजार्ड का यूज करते हैं तो आपको विजार्ड से आपको फॉर्म ओपन करना होगा। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल सिलेक्ट करनी होगी, किस टेबल का फॉर्म आप बनाना चाहते हो। अब फॉर्म में आप कौन कौन से कॉलम्स को ऐड करना चाहते हो, तो जैसे क्वेरीज में टेबल और कॉलम चाहिए, वैसे फॉर्म बनाने के लिए भी टेबल और कॉलम चाहिए। That's why table is basic building block. Okay? Then आपको next पे क्लिक करना है, फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म में कुछ एलिमेंट को एंटर करना है, कुछ एलिमेंट को रिमूव करना है। मान लो रोल नंबर, नेम और क्लास है, क्लास वाले कॉलम को हटाना है, आपने रोल नंबर और नेम ही रखना है, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप कर सकते हो। एंटरिंग और रिमूविंग डेटा फ्रॉम द फॉर्म्स,
ठीक है जी। तो उसके लिए एक टूल बार होती है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है एक टूल बार, जो कि फॉर्म टूल बार होती है। ये फॉर्म के मेन जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं फॉर्म को प्रिंट करवाना है एंड ऑल, ठीक है। ये नेविगेशन टूल बार होती है, अगर आप फॉर्म में प्रीवियस पेज या नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हो, कोई के अगर टूल्स को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल दी हुई है, वैसे टूल बार आपकी कुछ इस तरीके से होती है। आपने किसी भी वीडियो पे देखा है प्ले पॉज बटन होते हैं इस तरीके से, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, प्ले करना है, पॉज करना है ना। और यदि आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, कोई रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ प्लस का बटन होता है। ऐसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां से आप फॉर्म में नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो रिकॉर्ड्स को नेविगेशन टूल बार में से। दिस इज नोन एज नेविगेशन टूल बार। ये कहां मिलती है? ये आपको व्यू में जाके, टूल बार्स में जाके फॉर्म नेविगेशन में मिलेगी। मार्क दिस लाइन, ये आता है क्वेश्चन कि आपको फॉर्म टूल बार जो होती है वो कहां से देखने को मिलती है। तो व्यू में जाके, टूल बार्स में से जाके आप फॉर्म नेविगेशन टूल बार को ओपन कर सकते हो, जहां से आप नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। तो वो नया रिकॉर्ड आपके टेबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। जाके आप उसको टेबल में से भी एक्सेस कर सकते हो। ये देखो फॉर्म से हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड की एंट्री करी और टेबल में वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर, यहाँ तो नहीं दिखेगा, पहले नंबर पे, लास्ट नंबर पे दिखेगा, ठीक है। लास्ट में एंटर होता है जहां पे इसको स्पेस मिलता है, जहां नया रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हो। तो ये सेम रिकॉर्ड आपका यहाँ पे लास्ट में जाके एंटर हो चुका है। सेम रिकॉर्ड को, इनमें से कोई से भी रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपको उस रिकॉर्ड पे जाना है, वो रिकॉर्ड आपको पहले वहां से सिलेक्ट कर लेना है। डिलीट रिकॉर्ड बटन मिलता है, कुछ इस तरीके से होता है डिलीट रिकॉर्ड बटन, क्रॉस का साइन होता है। इस पे क्लिक करने के बाद में इसको यस कर देना, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है आपका क्या हो जाएगा, उस टेबल से एज वेल एज फॉर्म से, दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म में सपोज किसी टेबल में 40 एंट्रीज हैं, 40 एंट्रीज में से मान लो आपको किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो आप यहां पर नेविगेशन टूल बार में से फाइंड रिकॉर्ड बटन को क्लिक करोगे, तो फाइंड रिकॉर्ड बटन से आप फॉर्म में से डेटा वैल्यूज को सर्च कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्म टूल बार होगी ना, बेसिकली नेविगेशन टूल बार, उसमें सारे टूल्स मिलेंगे, ऐड, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सारे ऑप्शंस, फाइंड, सर्च वगैरह सब। तो वहां से आप किसी रिकॉर्ड को सर्च भी कर पाओगे। अंडरस्टूड। फॉर्म को एक बार क्रिएट करने के बाद कलर बदलना है, नया टेक्स्ट लेबल ऐड करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर सेट करनी है, कोई इमेज लगानी है, ऐसी कुछ एडिटिंग आपको यदि करनी है फॉर्म क्रिएट करने के बाद, तो यस वी कैन डू इट। तो आपको राइट क्लिक करके मॉडिफाई फॉर्म्स पे जाना होगा। जैसे ही मॉडिफाई फॉर्म्स में जाओगे तो फॉर्म किस में खुलेगा, आप डिजाइन व्यू में। भले ही आपने विजार्ड से क्रिएट किया होगा, लेकिन जब फॉर्म को एडिट करोगे तो वो फॉर्म आपका डिजाइन व्यू में ही खुलेगा, जैसे कि टेबल डिजाइन व्यू में खुलती है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है फॉर्म पर, एडिट पे जाना है। जैसे एडिट में जाओगे तो फॉर्म आपका डिजाइन मोड में ओपन होगा, जहां आपके पास राइट साइड में सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहां आपको सारे टूल्स मिलेंगे, कौन कौन से, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, ठीक है, बैकग्राउंड, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, सारे टूल्स यहाँ मिल जाएंगे। इमेज एडिट करना है, वो लिंक एडिट करना है, वो सारे टूल्स, कंट्रोल्स को आप यहाँ पे एक्सेस करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब यदि आपको कोई लेबल बदलना है, लेबल को चेंज करना है, तो लेबल पे राइट क्लिक करना, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, जहां पे आप उसका नाम, प्रॉपर्टीज, लेंथ, सारी चीजें सेट कर पाओगे। तो लेबल डिस्प्लेज इन द इंफॉर्मेशन फॉर्म, फॉर्म में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, मान लो कि ये मैंने एक फॉर्म बनाया, यहाँ पे यूजर को नाम एंटर करना है। कैसे पता चलेगा, जब इस टेक्स्ट बॉक्स का लेबल सेट करोगे। मैंने यहाँ पे नेम सेट किया, तो ये हो गया लेबल। इस लेबल की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेबल के थ्रू ही आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एंटर कर पाओगे। तो आप लेबल को बदल सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो, फॉर्म का बैकग्राउंड बदल सकते हो, सब कुछ राइट क्लिक करके फॉर्म पे पॉसिबल है। फॉर्म पे राइट क्लिक करोगे, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इस तरीके से कलर पैलेट खुलेगा, जहां से आपको जो कलर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई अगर आपको टेक्सचर सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड कलर इमीडिएटली फॉर्म पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स करने के पहले एक जरा फॉर्म क्रिएट करके देख लें। इतना तो क्रिएट कर लिया मैम, तो फॉर्म भी क्रिएट करके देख ही लेते हैं, ठीक है जी। तो जब आपको फॉर्म क्रिएट करना होता है तो फॉर्म पे डबल क्लिक करना होगा। अगेन फॉर्म क्रिएट यूजिंग डिजाइन व्यू यूजिंग विजार्ड, तो हम विजार्ड का यूज करके फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सामने विजार्ड ओपन हो चुकी है। अब इस विजार्ड में जब आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो बेटा डिपेंड्स कि आप यहाँ पे इस विजार्ड में सबसे पहले तो क्या क्रिएट करोगे। ओके जी, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टेबल। टेबल हमारी कौन सी है मैम, स्टूडेंट टेबल। कौन कौन से कॉलम्स ऐड करना है, सारे कॉलम्स ऐड करना है। तो इस एरो पे क्लिक कर लो, सारे कॉलम्स आ जाएंगे डबल एरो पे। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया, सब फॉर्म ऐड करना चाहते हो क्या, नहीं ऐड करना चाहते तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। फॉर्म किस तरीके से दिखना चाहिए, उसके कुछ लेआउट है, दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे,
ठीक है। सपोज हमें फॉर्म इस लेआउट में चाहिए, किस लेआउट में, दिस टाइप ऑफ लेआउट, लेबल और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। 3D वे में चाहिए, कैसा चाहिए, पूरा सारा स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब वो पूछ रहा है क्या स्टाइल्स अप्लाई करनी है आपको अपने फॉर्म पर, कौन सी स्टाइल अप्लाई करनी है, तो हमें 3D लुक में फॉर्म चाहिए। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। देखो ये पीछे फॉर्म आ चुका है, पीछे आपको फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म का नाम क्या रखना है, स्टूडेंट फॉर्म रखना है, तो स्टूडेंट के आगे फॉर्म और लिख दो, क्योंकि स्टूडेंट नाम से तो टेबल है, स्टूडेंट फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ फिनिश। अब वो बोल रहा है आपको फॉर्म वर्क मोड में चाहिए या मॉडिफिकेशन मोड में। मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो डिजाइन व्यू में फॉर्म चल जाएगा, हमें वर्क मोड में चाहिए। फिनिश कर दिया, ठीक है। सो एज यू सी द फॉर्म इज हियर। ये आपको फॉर्म यहाँ पे विजिबल हो रहा है, होपफुली आप फॉर्म को देख पा रहे होंगे, ठीक है। लाइट येलो कलर से फॉर्म आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सब विजिबल हो रहा है, जैसा साइज आपने दिया था उसके साथ में विजिबल हो रहा है। आईडी 0 डिफॉल्ट, जो पहला डिफॉल्ट जो कॉलम होता है ना, रो होती है, वो पहली टपल यहाँ शो हो रही है। रोल नंबर 101, नेम रमेश और क्लास 10, 0 वाला, फिर 1 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, इसको नेविगेशन करना है। तो ये आपको फॉर्म टूल बार नीचे दिख रही है जहाँ पे रिकॉर्ड 1 लिखा हुआ है, 3 रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड 1 ऑफ 3 में से ये पहला रिकॉर्ड सिलेक्टेड है, ठीक है। नेविगेशन के थ्रू आप इसको नेविगेट कर सकते हो। देखो ये सेकंड रिकॉर्ड आ गया, ये थर्ड रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे मूव कर सकते हो। अंडरस्टूड। नया रो आपको इंसर्ट करनी है तो लास्ट में चले जाओ, एकदम लास्ट में जाओगे तो ये आपको यहाँ पे ऑटो फिल्ड दे देगा, ठीक है। ये ब्लैंक आ गया, इस ब्लैंक पे आपको नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो आप नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। सपोज रोल नंबर मैंने एंटर किया 105, ठीक है जी, और इसी के साथ में हम यहाँ पे नाम एंटर कर रहे हैं, सपोज कृष्णा, तो मैंने यहाँ पे कृष्णा नाम एंटर कर दिया, क्लास एंटर कर दी 9, ठीक है जी। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करती हूँ, है ना, तो वो बोले आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ये न्यू रिकॉर्ड आपका टेबल में जाके सेव हो चुका है, ठीक है। अब यदि आपको टेबल के रिकॉर्ड को देखना है तो इस फॉर्म को पहले आप सेव पे क्लिक कर दो, है ना, ये फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर दो, वेयर इज द क्लोज बटन, ओके देयर इज अ क्लोज, नहीं दिख रहा है कहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हम आ जाते हैं कहाँ पर, हम आ जाते हैं यहाँ से अपने टेबल मोड पर, ठीक है। तो बेसिकली हम आ जाते हैं अपने टेबल पर, क्लियर। ये देखो आ गए, स्टूडेंट फॉर्म पे आ चुके हैं। टेबल्स पे मैं आती हूँ, तो जैसे ही टेबल्स पे आती हूँ, स्टूडेंट टेबल पे आती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर एक कृष्णा नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। आप देख पा रहे हो कृष्णा नाम का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द कृष्णा रिकॉर्ड जो हमने फॉर्म से इंसर्ट किया। अब यहाँ से आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो फॉर्म से। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है। तो करना क्या है बेटा जी, फॉर्म जो है बेसिकली क्रिएट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आपको फॉर्म्स पे जाना है। दोनों तरीके हैं, फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ से इसको क्लोज कर दो, ये अलग से एक विंडो पे खुलेगा। इस पे राइट क्लिक करोगे तो फॉर्म को डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एडिट पे जाओगे तो फॉर्म खुल जाएगा आपका डिजाइन व्यू में। ये डिजाइन व्यू में खुल गया, यहाँ सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखो ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। एंटर, चेक बॉक्स, फुल लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स, सारे ऑप्शंस है। एडिट करना है लेबल को, तो लेबल पे राइट क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओगे, ये फॉर्म प्रॉपर्टीज, कंट्रोल प्रॉपर्टीज, ये लेबल की प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। यहाँ से इसका नाम वाम सब बदल सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो, जैसे डिजाइनिंग आपको करनी है ना वैसे डिजाइनिंग आप बेसिकली यहाँ पे फॉर्म्स के साथ में कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ अबाउट फॉर्म्स। अब बात करते हैं लास्ट रिपोर्ट्स, और इसके साथ में इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैंने समझा दिए, एंड होपफुली आपको क्विकली सब चीजें समझ में आ रही होगी। अब रिपोर्ट्स क्या होता है बेटा, रिपोर्ट्स का मतलब होता है समराइज्ड वे, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी टेबल एक प्रिंटेबल वे में आपको मिल जाए, शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट में, तो हम बना लेते हैं एक समरी ऑफ आवर डेटाबेस और टेबल्स इन द लिब्रे ऑफिस बेस, जो बेसिकली एनालिसिस के लिए यूज होती है, जिसको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस बेस में रिपोर्ट जो होती है वो कुछ सेक्शन से बनती है। रिपोर्ट का हेडर होता है, पेज हेडर होता है, रिपोर्ट की डिटेल्स होती है और फूटर होता है। अभी आप कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो तो उसमें हेडर, फूटर, डिटेल्स ऐड करते हो ना, टॉपिक लिखते हो कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट का हेडर, टाइटल, डेटा, पेज, फूटर, 10 पेज की रिपोर्ट है तो पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेज बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो रिपोर्ट के सेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पेज हेडर, डिटेल और पेज फूटर, दिस इज द रिपोर्ट सेक्शंस, ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब रिपोर्ट क्रिएट कैसे करना है, अगेन डिजाइन व्यू या विजार्ड दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हो।
है ना, फोर्थ लास्ट ऑब्जेक्ट। यदि आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस में रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको रिपोर्ट पे जाना है, विजार्ड पे जाना है। जैसे विजार्ड पे जाओगे विजार्ड खुल जाएगी, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना। रिपोर्ट का फॉर्मेट, रिपोर्ट का लुकआउट कैसा होगा, कौन कौन से कॉलम्स आपको रिपोर्ट में शो करवाने हैं, वो किस टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहते हो वो, एरो बटन से आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, रिपोर्ट को सेव कर देना, जिस नाम से रिपोर्ट सेव करनी है। तो ये विजार्ड देखो इस तरीके से, यहाँ पे आपका टेबल का नाम आ जाएगा, है ना, अवेलेबल कॉलम्स आ जाएंगे। कॉलम्स के बाद आप रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना चाहते हो, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना। जैसे भी क्लिक करना चाहोगे तो रिपोर्ट आपके सामने विजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलो देखें, रिपोर्ट को इसी तरीके से एडिट भी कर पाओगे बेटा, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। हम आ गए रिपोर्ट लास्ट वाले पे, क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग डिजाइन व्यू और विजार्ड। विजार्ड पे क्लिक किया, दिस इज द विजार्ड, ये विजार्ड आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट किस पे क्रिएट करना है मैम, स्टूडेंट टेबल पे क्रिएट करना है। सारे कॉलम्स लेना है क्या, नहीं, सिर्फ हमें रोल नंबर लेना है और हमें सिर्फ जो है क्लास लेनी है, नाम भी नहीं लेना है। रोल नंबर और क्लास के साथ में हमें रिपोर्ट बनानी है। चलो नेम भी ले लेते हैं, रोल नंबर, क्लास और नेम लेना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद वो पूछ रहा है आपको लेबल्स ऐड करना है। लेबल पे भी यही लिखना है जो कॉलम के नाम है। अगर आपको लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट तो आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको नाम ऐड करना है वो नाम आप लेबल का यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद में कुछ ग्रुपिंग आपको करनी है तो वो, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। लेआउट कैसा रखना है आपको रिपोर्ट का, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, सपोज 2 कॉलम में मुझे रिपोर्ट चाहिए तो 2 कॉलम मैंने लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट मोड में हमें रिपोर्ट चाहिए, है ना। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन रिपोर्ट का नाम, सपोज स्टूडेंट रिपोर्ट इज दिस, तो स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से हमने इस रिपोर्ट को सेव कर दिया, है ना। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो अब ये जो रिपोर्ट है आपके सामने विजिबल हो जाएगी, वो भी 2 कॉलम्स में। हैव यू सीन दिस रिपोर्ट, ये 2 कॉलम में आपके सामने विजिबल हो रही है ना। रोल नंबर 101, क्लास 10, नेम ऑफ स्टूडेंट, लाइक दिस। तो ये 2 कॉलम में, कुछ इस तरीके से 2 कॉलम में आपके सामने विजिबल हो रही है पूरी रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में हेडर ऐड करना है, इस रिपोर्ट में फूटर ऐड करना है, व्हाटएवर यू वांट वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, इसको सेव कर सकते हो। ये एडिट मोड में भी खुल गई, देखो राइटर पे खुल गई। इसको एडिट करना है, एडिट मोड में मैंने खोला तो राइटर पे भी खुल चुकी है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट रिपोर्ट पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करती हूँ तो रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी। अगर इसमें एडिटिंग करना है तो वो राइटर मोड में खुल जाएगी, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। और इस रिपोर्ट में जो भी आपको क्रिएट करना है, कलर, बैकग्राउंड, हेडर, फूटर, टाइटल, रीनेम, डिलीट, एडिट पे क्लिक करोगे तो ये एडिट मोड में आपके सामने खुल जाएगी। दिस इज एडिट मोड, जो डिजाइन व्यू में हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, है ना। आपके सामने यहाँ सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं रिपोर्ट से रिलेटेड। व्हाटएवर यू वांट वैसा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लाइन से सेपरेट कर सकते हो, जो टूल आपको ऐड करना है वो टूल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो रिपोर्ट क्या हो गया, प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है। कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ में आ चुका है। 4 ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस के, कौन कौन से, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में हाउ टू एडिट, हाउ टू क्रिएट, व्हाट आर द स्टेप्स डायरेक्टली नहीं आती है, लेकिन हाँ स्टेप्स आपसे पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली घुमा फिरा के। जैसे मैंने कहा एसक्यूएल क्वेरीज नहीं आएंगी, पिछले 2 साल से नहीं आई है, इस बार भी ना सैंपल पेपर में डिफाइंड है ना सिलेबस में डिफाइंड है। सो डोंट पैनिक अबाउट दिस कि मैम एसक्यूएल क्वेरीज या आपसे जो है वो कमांड्स पूछ ली जाएंगी, तो नहीं बेटा नहीं पूछी जाएंगी। तो इसी के साथ में धमाकेदार यूनिट 3 को यहाँ फिनिश करती हूँ एंड होपफुली ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ समझा दिया है। अब कहीं भी किसी भी टॉपिक के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जानी है। क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ में विथ फ्री ऑफ नोट्स। तो नोट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से जाकर। ठीक है, अब मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। जैसे मैंने बताया कि मुझे आपके सिर्फ 6 to 8 डेज चाहिए, इन 6 to 8 डेज में मैं आपका 100% सिलेबस खत्म करवा दूंगी रिविजन के साथ में, है ना। तो बस ये 6 से जो 10 दिन है ये मुझे दे दो दिसंबर जनवरी के अंदर तक। इन दिनों में आपका IT 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप 100 out of 100 स्कोर कर सकते हो अगर इसी तरीके से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में खत्म करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर्स आपको जो है प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके एक्सेस कर लेना। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।